आज हम लोग केटीजी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपने कुछ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था, प्रेशर है, वॉल्यूम है गैस का, है ना, गैस लॉस देखे थे। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो गैस के थोड़ा सा मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, यानी मोलिकुलर मोशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी मोशन जो गैस मोलिक्यूल्स का है उसी पर बेस इस चैप्टर का नाम होता है ना। तो आप मोलिकुलर मोशन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो आइडियल गैस का हमारा कंसेप्ट है या उसके जो अजम्पशंस हैं, यानी आइडियल गैस को हमें कैसा मानना है, आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स हमें कैसे मानने हैं, अज्यूम करने हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, यानी पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी या अजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि how we have to imagine, how we have to assume the about the molecules of an ideal gas. Ideal gas के molecules के बारे में हमें क्या assume करना, क्या, क्योंकि है तो नहीं हमारे पास ideal gas, है ना। ideal gas is just a concept, है ना, theoretical concept है वो। ठीक है, हाँ, कुछ रियल गैसेस जो है वो समटाइम्स आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती हैं, है ना। कब बिहेव करती हैं आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। तो लेकिन आइडियल गैस वो होती है जो हर समय आइडियल गैस के ही लॉज को फॉलो करे, हर समय हर कंडीशन पे। वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइडियल गैस के बारे में हमें कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं कि भाई हमें ऐसा अज्यूम करना है, यानी आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के बारे में हमें ऐसा ये अज्यूम करके रखना है। दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस ऑफ केटीजी और पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इमेजिन आपको, क्योंकि मोलिक्यूल्स गैस के दिखते तो है नहीं आपको, है ना, नेकेड आई से अपने को मोलिक्यूल्स दिखते तो है नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो क्या हरकतें कर रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन ज़रूरी है कि भाई हम पहले इमेजिन करें उसको। तो आइए सबसे पहले ये देखिए कि मैंने एक ये वेसल लिया हुआ है, यानी मान के चलिए कि कोई वेसल है, ये है ना, ये वेसल है और इस वेसल में ये गैस मोलिक्यूल्स मैंने दिखाए हुए हैं आपको, है ना। ये ब्लू कलर के हैं और ये रेड कलर से मैंने कुछ मोलिक्यूल्स को इसलिए दिखाया हुआ है कि जिससे कि आपकी, क्योंकि सारे के सारे अगर एक ही कलर से दिखाएंगे तो आपकी आंखें किसी एक मोलिक्यूल पे फोकस नहीं कर पाएंगी। तो ये 2 4 5 रेड कलर के मोलिक्यूल्स जो हैं, तो आप अभी जब ये मूव करेंगे तो किसी भी, जैसे मान के चलिए कि आप इस वाले मोलिक्यूल को, यानी इस वाले मोलिक्यूल को आप टारगेट करना कि ये वाला मोलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है। कौन से मोलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले मोलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको देखना कि वो कैसा मूव करता है। ठीक है, किसी भी एक मोलिक्यूल पे फोकस करना, तो आप देखोगे कि ये इससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, अल्टीमेटली कोलिजन करते रहेंगे, दीवार से टकराएगा, फिर लौट के आएगा। अल्टीमेटली इन गिवन टाइम इंटरवल उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, यानी जितना राइट साइड जाएगा उतना ही लेफ्ट साइड जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना जेड एक्सिस में जाएगा उतना ही जेड एक्सिस में बाहर की ओर आएगा, है ना। मतलब थर्ड डायमेंशन में चलेगा। यानी एक तरीके से आप जब ध्यान से देखोगे इन मोलिक्यूल्स का मोशन, तो आप ये देखोगे कि इन मोलिक्यूल्स का मोशन टोटली कंफ्यूज मोशन है, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी रैंडम मोशन है, इनका कंफ्यूज मोशन होता है। तो जब इसका मोशन देखोगे आप, तो उस मोशन से रिलेटेड आपको 2 3 बातें पहले से ही दिमाग में रखनी होंगी जब मैं दिखाऊंगा मोशन की। इनका मोशन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बायस्ड नहीं है, यानी इनका, अगर मैं एक्स वाई जेड की बात करूं तो ऑल द 3 डायमेंशंस में इनका मोशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जितना इधर जाएंगे उतना ही उधर भी जाएंगे, तो अल्टीमेटली नेट इनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन अ गिवन टाइम इंटरवल विल बी जीरो, है ना। इसलिए एवरेज वेलोसिटी अगर किसी भी मोलिक्यूल के निकालें, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो राइट साइड की अगर पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड की नेगेटिव लेंगे, इस तरीके से करके जब एवरेज निकालेंगे तो उसका जीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन स्पीड का एवरेज जीरो नहीं आएगा, स्पीड तो स्केलर है ना। तो स्पीड में दाएं वाले का या बाएं वाले का वो प्लस माइनस में नहीं होगा, तो स्पीड का एवरेज आएगा, है ना, लेकिन वेलोसिटी का एवरेज जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा, ये मोलिक्यूल्स कैसे मैंने दिखाए हुए आपको, स्फेरिकल। हालांकि साइज में आपको जो मैंने दिखाया, साइज ऐसा इमेजिन नहीं करना है। एक्चुअली मोलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, मोलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस होते हैं ऐसे, लेकिन पॉइंट दिखाकर पॉइंट से के जरिए आप इमेजिन नहीं कर पाते। इसे थोड़ा सा माइक्रो, एक तरीके से मान के चलिए एनलार्ज्ड व्यू दिखाया हुआ है मोलिक्यूल्स का। तो मोलिक्यूल्स आर एक्चुअली पॉइंट मासेस, उनका साइज नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स का साइज कैसा लेने को बोला गया अपने को, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये दिखाए गए इतने साइज के, तो ऐसा साइज इमेजिन नहीं करना, सिर्फ आपको फीलिंग हो, दिखे कुछ चीज, इसके लिए आपको ये दिखाया गया है। तो मोलिकुलर साइज इज नेग्लिजिबल,
अच्छा, एक और बात, आप ये सोचिए कि अगर ये सारे मोलिक्यूल्स यानी जितने भी मोलिक्यूल्स हैं, ये सारे मोलिक्यूल्स को मैं इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा करके एक कोने में यहाँ पर जमा दूँ, तो मेरे ख्याल से ये सारे मोलिक्यूल जो हैं वो इतनी जगह में आ जाएंगे, यानी जितने मैंने जगह दिखाई हुई है ये इतनी जगह में सारे मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। यानी मोलिक्यूल जो एक्चुअल जगह घेरते हैं वो बहुत कम होती है ना। मोलिक्यूल का जो एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाइड है वो बहुत कम होता है, और वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है, वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक पॉइंट है पोस्टुलेट्स में कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। और इसका कारण ये है कि दो मोलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसको फ्री पाथ कहते हैं। यानी ये वो जो डिस्टेंस है दो मोलिक्यूल्स के बीच की, ये फ्री पाथ कहलाती है। यानी या ये मान के चलिए कि कोई भी एक मोलिक्यूल जैसे ये चला, अब चला मान लीजिए इससे भिड़ा, ये भी आ रहा था इधर क्यों, इससे भिड़ा, तो जितनी डिस्टेंस बिना भिड़े हुए चल लेते हैं, बिना कोलाइड किए हुए चल लेते हैं, उसको फ्री पाथ कहते हैं, है ना। और दो कोलिजन्स के बीच में, दो टक्करों के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, है ना। तो दिस इज मीन फ्री पाथ, यानी लैम्डा, लैम्डा से हम आगे जाके उसको डिनोट करेंगे, मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, तो मोलिक्यूल्स आर कैसे हैं, पॉइंट मासेस हैं, स्फेरिकल हैं और परफेक्टली रिजिड है। रिजिड है मतलब मैकेनिक्स में हम बोलते हैं वी डोंट हैव एन आइडियल रिजिड बॉडी, बट आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स को आपको परफेक्टली रिजिड मानना है, अजम्पशंस में बोला गया है। ठीक है, ये कैसे कोलिजन्स करते हैं, ये ऐसे कोलिजन करते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी का इनका लॉस नहीं होता, यानी इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं। तो दे कोलाइड विद देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ वेसल and make elastic collisions, so the kinetic energy of system is conserved. मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं, और जब ये मोमेंटम के साथ बर्तन की दीवार से टकराते हैं, तो मोमेंटम अगर mu से आए और फिर माइनस mu से लौटे, है ना, टक्कर खा के लौटे, तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है mu माइनस mu, इस तरीके से मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात कर लूँ, तो ये चेंज इन मोमेंटम और जो टाइम लगा उसमें डिवाइड कर लेंगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स में डिवाइड कर लेंगे एरिया का तो प्रेशर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तो व्हेन मोलिक्यूल्स कैरिंग मोमेंटम, क्योंकि उनके पास मोमेंटम है, जब कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ वेसल से तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, और मोमेंटम ट्रांसफर होने के कारण फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स में एरिया का डिवाइड करते हैं तो प्रेशर आता है, एंड दिस वे वी से गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स की स्पीड, हो सकता है कि कोई एक मोलिक्यूल बिल्कुल ऑलमोस्ट रेस्ट पर हो, यानी कोई मोलिक्यूल ऑलमोस्ट रेस्ट पर हो, ठीक है, और कोई मोलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, यानी जो मोलिक्यूलर स्पीड होती है वो जीरो से लेकर, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो द मोलिकुलर स्पीड रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, यानी जीरो के आसपास के भी कुछ मोलिक्यूल्स होते हैं, हालांकि वो बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत हाई स्पीड से भी चलने वाले मोलिक्यूल्स होते हैं, और कोलिजन के दौरान वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज करते हैं, वेलोसिटी का इंटरचेंज होता है, डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड ट्रांसफर होगा कुछ इधर से उधर, तो दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, चेंज देयर डायरेक्शंस ड्यूरिंग कोलिजन्स। इज दैट क्लियर? दो कोलिजन के बीच में ये जो पार्टिकल चलता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी वो जिगजैग नहीं चलता। दो कोलिजन के बीच में, कोलिजन के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन दो कोलिजन के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ओबेइंग न्यूटन्स लॉ। और एक बात, इनका मास इतना कम होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको इनको कैसा लेना है, नेग्लिजिबल। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंसीडर्ड नेग्लिजिबल फॉर एयर गैस मोलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? मोलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, यानी जब देखोगे आप, ये जब मोशन हो रहा होगा इन मोलिक्यूल्स का, तो आप ये देखोगे कि कोई एक मोलिक्यूल, अगर मान लीजिए ये मोलिक्यूल इधर की ओर आ रहा है ना, तो ये नहीं कि इसको आते ही साथ आते हुए देखते साथ ये वाला जो मोलिक्यूल है ये भाग जाए दूर से ही, है ना। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स सिर्फ तब लगाते हैं जब दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब दोनों मोलिक्यूल्स एक दूसरे को टच करेंगे उसी समय एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसके ना पहले करेंगे ना बाद में करेंगे। इज दैट क्लियर? ये जो मोलिक्यूल्स हैं, इनका मोशन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो हर जगह बराबर, जैसे यहाँ पर अभी मेरे को इस डायग्राम में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर मोलिक्यूल ज़्यादा, तो अपने आप ये रेरिफाइड होंगे, यहाँ से दूर भागेंगे। जहाँ कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा अपने आप, यानी हाई प्रेशर हो जाएगा वहाँ पर, तो अपने आप कोई भी फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागता है। तो मतलब मोलिकुलर मोशन इस तरीके का होता है कि दे कीप देयर कॉन्सेंट्रेशन, यानी डेंसिटी, मोलिकुलर डेंसिटी जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हमेशा बर्तन के सारे कोनों में सेम रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मोलिकुलर मोशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन ऑल द थ्री डायमेंशंस, यानी तीनों डायमेंशंस में, क्योंकि स्पेस में मूव कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा ये, तो तीनों डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनका मोशन।
इज दैट क्लियर? यानी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ये सब, लेकिन अभी से कुछ माइंडसेट होना चाहिए कि भाई जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी मोलिक्यूल की वो इसकी तीनों डायमेंशंस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यानी जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा एक्स एक्सिस में कंज्यूम करने के लिए, उतना ही वाई के लिए होगा, उतना ही जेड के लिए होगा। तो ये सब कुल मिला के हम यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट लेकर चल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं दिखाता हूँ कि ये मोलिक्यूल जब मूव करेंगे तो कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको मोलिकुलर मोशन दिखाया। देखिए ये टोटली ये मोलिक्यूल्स नाउ दे आर मूविंग, है ना। और ये मोशन किसके कारण है? टेम्परेचर के कारण है। यानी मान के चलिए कि अभी मैंने जो पिक्चर आपको इसके पहले दिखाई थी वो 0 केल्विन पर थी, मान लीजिए। हालांकि मैंने इसी पिक्चर का स्नैपशॉट लिया हुआ था, यही पिक्चर जो है इसी का स्नैपशॉट लेके फोटो खींच ली थी उसकी, तो रेस्ट पे फ्री हो गए थे, सारे मोलिक्यूल्स दिख रहे थे। अभी ये जो मोलिक्यूल्स हैं ये मोशन में है, तो मान के चलिए कि वो 0 केल्विन पे पिक्चर थी और ये रूम टेम्परेचर पे की पिक्चर है। कह सकते हो कि 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे मोलिकुलर मोशन आपको मिलता है, 0 केल्विन पे नहीं मिलता। ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो खैर ये मोशन देखिए, इस तरीके से गैस मोलिक्यूल्स मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वाला जो मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल की जो स्पीड कितनी है? ऑलमोस्ट 0। यानी ये मोलिक्यूल ऑलमोस्ट 0 की स्पीड। चलिए खैर आप देखिए आराम से, मतलब कोई मोलिक्यूल आपका बहुत स्लो भी चल रहा होगा, कोई मोलिक्यूल बहुत फास्ट भी चल रहा होगा। कोलिजन के कारण वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, है ना। सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। चलिए ये आप ऑब्जर्व कर लोगे इससे, है ना। हम आगे चलते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं केटीजी का लेक्चर 2, है ना। मोलिकुलर मोशन का आपको इमेजिनेशन होना चाहिए। अब मैं पहले शुरुआत करूंगा अजम्पशंस और पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। काइनेटिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स क्या है, अजम्पशंस क्या है। तो मैंने हालांकि सारे डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं एक बार आपके सामने दोहराता हूं। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। ये पहला पॉइंट आपको मिल रहा है कि किसी एक गैस के मोलिक्यूल सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग गैसेस के मोलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। नो प्रॉब्लम, आप इजीली इसको समझ सकते हो। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। सारी बातें इस एक स्टेटमेंट में लिखी है। स्फेरिकल होते हैं, लेने को अज्यूम करना है। रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, पॉइंट मासेस होते हैं, साइज उनका कंसीडर नहीं करना। ठीक है आगे चलते हैं। द साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मोलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये भी तैयार हो गया पॉइंट आपका। द वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय गैस मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये भी मैं आपको समझा कर आया हूं। सारे मोलिक्यूल को इकट्ठा कर लें तो वो नेग्लिजिबल सा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और बर्तन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। Molecules of a gas keep on moving randomly in all the possible directions with all possible speeds ranging from 0 to infinite. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The gas molecules keep on colliding among themselves as well as with the walls of containing vessel. है ना, वेसल से की दीवारों से टकराते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं। These collisions are perfectly elastic collisions होते हैं। Between two successive collisions, a molecule moves along a straight line with constant velocity, है ना। 2 कोलिजन के बीच में हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करेगा मोलिक्यूल। मैंने आपको बताया था वो फ्री पाथ कहलाता है, वो जो डिस्टेंस चलता है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, आगे आते हैं। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 गैस मोलिक्यूल्स, यानी कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। द गैस डज नॉट पॉजेस पोटेंशियल एनर्जी, और इसीलिए आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये मैं आपको लेक्चर 1 में भी बता चुका हूँ। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी इज होली काइनेटिक। ठीक है, आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी विच इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन among the molecules is ineffective due to extremely small masses. ग्रेविटेशनल फोर्स को इनफेक्टिव लेना है, कंसीडर नहीं करना है। The molecules constantly collide with the walls of container due to which their momentum changes. Consequently, pressure is exerted by gas molecules on the walls of container. है ना। The density of gas is constant at all the points of the vessel. Okay? ये आपके postulates हैं, assumptions हैं KTG के, तो इनको अच्छे से ऐसे तैयार करना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब चलते हैं बच्चों हम एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस के प्रेशर का एक एक्सप्रेशन डिराइव करने चलते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला बनाने से आपके दिमाग में आएगा, बोले सर प्रेशर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी है हमारे पास, PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास,
नहीं, वो नहीं। मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में ही बताया कि इस लेक्चर में हम लोग मोलिक्यूलर मोशन जो है, मोलिक्यूलर मोशन, उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेशर का वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें मोलिक्यूल की स्पीड आती हो, है ना, उसका मोशन से रिलेशन स्टैब्लिश हो प्रेशर का, है ना। वाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कैसे वो वेसल की दीवारों से टकराता है मोलिक्यूल, कैसा मोमेंटम ट्रांसफर होता है, फोर्स कैसे जनरेट करता है, फिर प्रेशर बनता है, वो वाला हमें चाहिए फॉर्मूला। तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन अदर देन गैस इक्वेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडल गैस, आइडल गैस के प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करने चलते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं हमारे पास। मैंने एक आइडल गैस ले ली है, उसके n मोलिक्यूल्स लिए हुए हैं। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि नोटेशंस को बिल्कुल पकड़ कर चलना, कि कैपिटल N से हमेशा हमने किसको दिखाया है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को। तो वी हैव कंसीडर्ड n मोलिक्यूल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m। मैंने हमेशा एक मोलिक्यूल के मास को स्मॉल m से दिखाया है, ठीक है। वही अभी भी कर रहा हूँ, हमेशा करूँगा, यही करना है अपने को। इज इनक्लोज इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L। एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया है हमने। क्यूबिकल इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको मालूम है कि मोलिकुलर मोशन तीनों डायमेंशंस में एक जैसा है ना। तो तीनों डायमेंशंस में उसका जो उसको डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी पड़े वो भी एक जैसी हो जाए, इसलिए हमने क्यूबिकल ले लिया। हालांकि एक स्फीयर भी ले सकते थे, लेकिन ये कन्वीनियंट पड़ेगा हमें, है ना। तो फॉर कन्वीनियंस वी हैव कंसीडर्ड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L। नाउ उसमें मैंने ये अब आगे फर्दर असम्पशन लिया कि लेट अ मोलिक्यूल moving with the instantaneous velocity c1 vector, so that this c1 vector is equal to c1x I cap c plus c1y j cap plus c1z k cap and this। तो मैंने आपको बोला कि मैंने n मोलिक्यूल्स दिए हैं एक बर्तन में। नाउ n मोलिक्यूल्स हैं, उसमें से किसी एक मोलिक्यूल पर कॉन्सेंट्रेट करिए। से द मोलिक्यूल नंबर 1, मान के चलिए कि उस मोलिक्यूल का नंबर आपने 1 मार्क कर रखा है। n मोलिक्यूल्स है ना अपने पास, ठीक है। मान के चलिए 100 मोलिक्यूल्स है, तो आपने किसी मोलिक्यूल जिसको दे उसको मोलिक्यूल को पहला मोलिक्यूल बोल रहे हो आप, या मोलिक्यूल नंबर 1 बोल रहे हो। इसलिए उसकी वेलोसिटी आप किससे डिनोट कर रहे हो, c1 से डिनोट कर रहे हो। यानी आपने किसी एक मोलिक्यूल को देखा जो c1 की वेलोसिटी से भागता हुआ आपको नजर आया, किसी इंस्टेंट पर भागता हुआ नजर आया c1 की वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब उसके पास x कंपोनेंट भी होगा क्योंकि वो तो स्पेस में मूव कर रहा है ना। तो 3 डायमेंशनल मोशन है उसका, तो उसके पास x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा, है ना। तो उसके वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, x y एंड z। मैं लिख सकता हूं c1 वेक्टर इज इक्वल टू c1x i कैप, c1x कंपोनेंट हो गया इसका ये अलॉन्ग i कैप, प्लस c1y, यानी उस c1 यानी मोलिक्यूल नंबर 1 की वेलोसिटी c1 है, उसका y कंपोनेंट यानी c1y j कैप प्लस c1z k कैप। ये उस मोलिक्यूल की वेलोसिटी हो गई। और फिर आपको वेक्टर में पता है कि अगर वेक्टर है आपके पास कोई, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड वो कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ c1x स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर प्लस c1z स्क्वायर, या कह सकते हैं c1 स्क्वायर इज इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर प्लस c1z स्क्वायर, है ना। तो ये आपके इस तरीके से ये रिलेशंस हैं, है ना। आपने किसी मोलिक्यूल को कंसीडर किया, एक मोलिक्यूल को, है ना, उसका ये उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है, उसके कंपोनेंट्स के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। अब आगे मैं बात ये बोलूँगा कि हम काइनेमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जब एक कोई पार्टिकल 2 या 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा हो तो उसकी सारी डायमेंशंस जो हैं, दो है या 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस को सेपरेटली एनालाइज करिए, क्योंकि ऑल मोशन अलोंग ऑल द डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट, यानी हर डायमेंशन का मोशन इंडिपेंडेंट होता है। याद करिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जब पत्थर को फेंकते हो, ऐसा पैराबोला बनाता है, तो उसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन है, यानी ये वाई एक्सिस जिसको आप लेते हो, तो उसमें mg काम कर रहा होता है, फोर्स काम कर रहा होता है, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए एक्स एक्सिस में होने वाला मोशन उसका यूनिफॉर्म होता है ना। और वाई एक्सिस में होने वाला मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, वाई एक्सिस में वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। तो मोशन अलोंग ऑल द डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट, इसलिए एक एक डायमेंशन को हमें अलग अलग एनालाइज करना होता है। अब गैस मोलिक्यूल्स के साथ तो ऐसा है कि इसका मोलिक्यूल गैस मोलिक्यूल्स का मोशन तीनों डायमेंशन में एक जैसा होता है। तो आप किसी भी एक डायमेंशन का मोशन अगर एनालाइज करेंगे और उसको लास्ट तक ले जाए, यानी प्रेशर तक ले जाए, और फिर बाकी बाद में आप सीधे बोल देना कि जितना प्रेशर इस डायमेंशन में हमें, इस डायमेंशनल
इस डायमेंशन के मोशन का एनालिसिस करने से मिला है, उतना ही प्रेशर बाकी की 2 डायमेंशन से भी मिलेगा, हम सीधे बोल देंगे, क्योंकि ऑल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल द 3 डायमेंशंस इज इवन यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, तीनों डायमेंशन में होने वाला मोशन। तो किसी भी एक डायमेंशन का मोशन आप सीधे कॉपी पेस्ट करके बाकी की 2 डायमेंशन में बोल सकते हो। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो मैंने आगे ये लिया हुआ है कि ये मैंने आपको एक वेसल दिखाया है। इस वेसल में देयर आर वही n मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, है ना। ये मॉलिक्यूल जो मैंने m मास का दिखाया हुआ आपको c1 की वेलोसिटी से ये जा रहा है, और c1 की वेलोसिटी आपने उसका वेक्टर स्टेटमेंट बना लिया। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कि c1 की जो वेलोसिटी है c1 इज इक्वल टू c1x i कैप प्लस c1y j कैप प्लस c1z k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन है वो है c1 स्क्वायर इज इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c1y स्क्वायर प्लस c1z स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मैं किसी एक डायरेक्शन का इसका मोशन कंसीडर करता हूँ, और कौन से एक्सिस का लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में होने वाला इसका जो मोशन है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने वाला मोशन मैं इस मॉलिक्यूल का ही कंसीडर करूंगा। यानी ये जो m मास का मॉलिक्यूल था, c1 की स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, इसका मैं एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर करूंगा। और काइनेमेटिक्स में आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप किसी एक डायरेक्शन का या किसी एक डायमेंशन का मोशन कंसीडर कर रहे हो, तो बाकी की 2 डायमेंशंस आपको नजर भी नहीं आनी चाहिए। यानी अगर आप एक्स एक्सिस का इफ यू आर कंसीडरिंग, यानी कंसीडरिंग मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अगर सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन आप कंसीडर कर रहे हो, तो आपको ये मॉलिक्यूल इस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। यानी वो ऐसा जाएगा, यहाँ टकराएगा, फिर लौटेगा, फिर टकराएगा, फिर जाएगा, फिर लौटेगा, इस तरीके का मोशन कंसीडर करना आपको इमेजिन होना चाहिए। वाई और जेड बिल्कुल नज़र ही नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको कंसीडर होना चाहिए। अब अगर ये मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, c1x, क्योंकि आपको सिर्फ एक्स एक्सिस ही नजर आएगा बस। तो ये वेलोसिटी है इसकी c1x, एक्स कंपोनेंट यानी ये वाला है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। मास कितना है m, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो फेस है, लेफ्ट साइड वाली जो फेस है, ये वाली जो फेस है, इस फेस पर उसकी मान के चलिए कि ये आपकी एक टक्कर हुई है ना, यहाँ पर एक टक्कर हुई, और फिर ये इसके बाद ये टक्कर खा के वापस चला गया था, फिर इसके बाद अगली टक्कर ये हुई। यानी अगर इसका मैं 2 टक्करों के बीच का जर्नी देखूं, तो 2 टक्करों के बीच का जर्नी सिर्फ इस दीवार पर ये होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा, इतना होगा। यानी ये देखो, टक्कर खाकर यहाँ से चला, ये अब रेड कलर दिखा रहा हूँ, टक्कर खा के चला गया, फिर लौट कर आया, और ये अब यहाँ पर इसकी अगली टक्कर होने वाली है। यानी 2 टक्करों के बीच, यानी ये 2 टक्करें जो हैं यहाँ पर, यानी ये 2 टक्करें जो है ये और ये, यानी 2 टक्करों के बीच में पार्टिकल कितना चला है, वो यहाँ से यहाँ तक गया है और फिर लौट कर आया है। ये मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूँगा उसके। तो इस फेस पर, और जैसा इस फेस पर होगा वैसा इस फेस पे भी होगा, राइट साइड वाली फेस पे होगा। तो किसी एक फेस पे 2 टक्करों के बीच का जर्नी मैं कंसीडर करता हूँ। तो पार्टिकल का मोशन मेरे को ये ऐसा जाता हुआ नजर आया, फिर ये ऐसा ये आता, ये मतलब 2 टक्करों के बीच की जर्नी इसकी ये रही है। तो अच्छा, इस दौरान उसका मोमेंटम सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर इस दीवार पर जब वो टकराया है इस दीवार पर, तो आया था वो m(c1x) से और लौटा है वो -m(c1x) से। इज दैट क्लियर? क्योंकि राइट हैंड साइड को मैंने पॉजिटिव ले रखा है, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लूंगा तो जाते समय का पॉजिटिव होगा मोमेंटम, आते समय का नेगेटिव होगा। तो इस इतनी जर्नी के दौरान, यानी ये पूरी जर्नी जो हुई है, इस पूरी जर्नी के दौरान, यानी इस पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ, इस पूरी जर्नी के दौरान उसका मोमेंटम सिर्फ इतने से चेंज हुआ है, यहाँ पर से चेंज मिल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 कोलिजन्स के बीच में उसका जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ P1 यानी 1 नंबर मॉलिक्यूल, उसके मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँगा, तो ये आएगा m(c1x) माइनस m(c1x). सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना, आपको पॉजिटिव में चाहिए। तो इट इज 2m(c1x), ये मोमेंटम चेंज हो गया। अब इसमें टाइम कितना लगा है वो डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम जरा देखिए, टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस कितनी चली पार्टिकल ने आपका, ये जाना और आना, यानी ये जाना और ये आना, जाना और ये आना मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली, 2l, है ना। और स्पीड कितनी थी, c1x, स्पीड कितनी थी, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना, तो c1x। तो टाइम आपका इतना लगा हुआ है। इसलिए फोर्स जो इसने एग्जर्ट किया इस 1 नंबर के मॉलिक्यूल ने, वो कितना होगा, ΔP1 अपॉन ΔT
है ना, ये फोर्स जो एग्जर्ट किया उसने दीवार पर, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें आप इसका डिवाइड कर देंगे तो 2mc1x अपॉन 12/c1x। तो ये फोर्स आ जाएगा जो इस अकेले मोलिक्यूल ने उस दीवार पर एग्जर्ट किया है, ये आ जाएगा mc1x² ठीक है, फोर्स। अब आप प्रेशर में आ जाइए, प्रेशर इसने कितना एग्जर्ट किया इस अकेले मोलिक्यूल ने, वो हो जाएगा आपका, एरिया का डिवाइड कर देते हैं तो F1/एरिया, एरिया कितना इस फेस का, है ना, इस फेस पर जहाँ इसने मोमेंटम चेंज किया तो यहाँ फेस का एरिया कितना हुआ, L और L का स्क्वायर, L²। तो F1 में L² का डिवाइड करोगे तो mc1x²/L³ हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्रेशर आ गया सिर्फ इस मोलिक्यूल के कारण। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P टोटल यानी n मोलिक्यूल्स थे तो n मोलिक्यूल्स के कारण कितना हो जाएगा m, अच्छा मास तो हर मोलिक्यूल का m ही है, अच्छा क्यूब का वॉल्यूम जो है ये L³ को भी मैं V लिख देता हूँ, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो ये तो कॉमन सारे मोलिक्यूल के लिए सेम रहेगा क्योंकि मास हर मोलिक्यूल का स्मॉल m है और वॉल्यूम ऑफ वेसल तो सबके लिए वॉल्यूम ऑफ वेसल रहेगा। तो m/v बस ये होगा कि सब सारे प्रेशर्स को ऐड करूंगा मैं, तो c1x² प्लस c2x² प्लस सो ऑन cnx², ठीक है। इस तरीके का सारे प्रेशर्स को ऐड करूंगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस Pn, तो उसमें m/v तो कॉमन रहेगा, C1 अपने हर मोलिक्यूल की अपनी अपनी स्पीड रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है, बताया था मैंने कि हर मोलिक्यूल 0 से लेके इनफाइनाइट रेंज तक की स्पीड में मूव करते हैं, तो सबकी स्पीड में भी C1x C2x C3x इस तरीके से सारे सबको ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इस रिलेशन में मैं 1 मिनट ये क्लियर कर दूं, ये मैंने पूरा ये क्लियर कर दिया जितना मैं समझा चुका हूं आपको। अब यहाँ मैं वापस आता हूं तो ये करता हूं कि ये आपका टोटल प्रेशर हो गया जो उस फेस पर उन्होंने एक्सर्ट किया, इसमें मैं n का डिवाइड करता हूं और n का इनटू करता हूं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का इनटू और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का डिवाइड करता हूं। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, एक मोलिक्यूल का मास m था और टोटल मोलिक्यूल्स n थे। तो अब मैं लिखूंगा कि p जो टोटल आया है p x एक्सिस के अलॉन्ग वो आया है m गिवन। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब टोटल मास हो जाए यानी एक मोलिक्यूल का मास स्मॉल m, एक मोल का मास कैपिटल M, और उसके अलावा जब मास कोई हो गिवन मास ऑफ गैस उसको हमेशा ऐसा लिखा जाता है ना, लिखना है, नोटेशन यही रखना है। ये हो गया और ये हो गया आपका c1x² प्लस c2x² प्लस सो ऑन cnx² अपॉन n, ठीक है, ये हो गया। अब जो इसको ध्यान से देखेंगे हम इस चीज़ को अगर देखें तो ये मीन है ना, ऊपर कुछ मेंबर्स लिखे हुए हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और जितने हैं उनका डिवाइड किया गया है, तो ये मीन कहलाएगा। लेकिन किसका कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी, हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा मतलब दिस विल बी सेड एज m गिवन बाय v। इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज c, हर मोलिक्यूल का, इसमें फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ये मीन है, ये मीन को मैं बार से डिनोट करता हूं, बार है ना, मीन है। लेकिन किसका है, ये हर मोलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का मीन है। देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, मीन तो है ना, लेकिन अरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं, लेकिन किसका है, हर मोलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी थी उसके स्क्वायर का मीन है ये। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी इसको मैं कह सकता हूं, इस पूरे को इसको मैं कह सकता हूं एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? मीन है लेकिन किसका, स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन किसका स्क्वायर है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैं इसको ये बोल सकता हूं, ठीक है। नाउ इसको अब मैं ढूंढने जाऊंगा कि जो टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी उसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा। आइए, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूँ 1 मिनट के लिए, है ना, ये हो गया काम आपका यहाँ तक। अब देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जितना मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पास होगा, है ना, उतना ही वाई एक्सिस के पास होगा, उतना ही जेड एक्सिस के पास होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि मोलिकुलर मोशन अनबायस्ड है, हर डायमेंशन में उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो मीन अगर है, मीन ले चुका हूं मैं, किसी एक मोलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट उस मोलिक्यूल के वाई कंपोनेंट के बराबर नहीं होता, है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। C1x
और C1 Y डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीन ले चुके हो आप, पूरे n मोलिक्यूल्स का x कंपोनेंट का मीन ले चुके हो। वो मीन जो आएगा x कंपोनेंट का, वो y के मीन के भी बराबर होगा और वो z के भी मीन के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन था, कौन सा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ये मीन ले चुका हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये है ना, ये कर दिया मैंने, यहाँ पर भी मैं ऐसा कर देता हूँ, ये मीन लगा देता हूँ सब में, क्योंकि वो तो एक मोलिक्यूल के लिए था जब आपने वो फॉर्मूला बनाया था, है ना, वेक्टर वाला, वो एक मोलिक्यूल के लिए था, अभी तो मीन पे आ चुके हो आप। तो मेरा ये कहना हुआ कि मीन जो होगा एक्स कंपोनेंट का मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उतनी ही वाई एक्सिस की मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, उतनी ही जेड एक्सिस के लिए जेड कंपोनेंट का भी मीन स्क्वायर, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी उतना ही होगा। मैंने सही बोला, क्योंकि ये तीनों डायमेंशन में मोशन एक जैसा होता है। अब जो मीन स्क्वायर ऑलरेडी था आपके पास, मैंने उसका सबका मीन ले लिया यहाँ पर, क्योंकि मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि आपने ये जो इक्वेशन लिखा था वो किसी एक मोलिक्यूल के लिए लिखा था, अभी आप मीन की लैंग्वेज में आ चुके हो, तो इसलिए वहाँ पर उस रिलेशन को मैंने मीन के फॉर्म में लिख दिया है। आई बात समझ में? तो आपका ये रिलेशन हो गया ऐसा। तो अब यहाँ पर मैं अगर रख देता हूँ, यानी ये सी मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तीनों की जगह पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, यानी सी एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा ही है, इसकी जगह भी सी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, इसकी जगह भी सी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ मैं ऊपर बोल चुका हूँ कि सारे बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर ये इज इक्वल टू 3cx स्क्वायर, ये दैट इज सी एक्स स्क्वायर जो मीन आएगा वो सी स्क्वायर के मीन का 1/3 होगा। यानी ये कह सकता हूं मैं कि सी एक्स स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर का मीन, एंड ऑल आर इक्वल टू सी स्क्वायर मीन बाय 3। यानी एनी कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये तीनों क्या हैं, कंपोनेंट्स किसके, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। एनी कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये बड़े काम का रिलेशन है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। क्या है इसका मतलब, एनी कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मोलिक्यूल्स। ओके, चलिए, जैसे मेरे को ये मिलता है, तो इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ, मैं एक बार फिर से ये क्लियर कर दूँ, मेरे पास ये रिलेशन रखा हुआ था, है ना, यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये हो गया m गिवन बाय वॉल्यूम, और इसकी जगह रख देता हूँ c स्क्वायर बार बाय 3। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका px। और अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि किसी भी एक डायमेंशन को पकड़कर आप लास्ट तक पहुंच जाएं, यानी उसका प्रेशर निकालने तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप सीधे बोल देना कि चूंकि तीनों डायमेंशन में होने वाला मोशन एक जैसा होता है, इसलिए px जितना होगा, सारे मोलिक्यूल का कंसीडर कर चुके हो आप, उतना ही py होगा, उतना ही pz होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। एंड वो प्रेशर कैसे आएगा, ये आ चुका है आपके पास, यानी m/v, इसको मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ, और ये 1/3 है, तो 1/3 रो, और ये हो गया आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v मीन स्क्वायर, है ना, क्योंकि मीन का सिंबल है, और फिर उसके बाद किसका मीन लिया गया है, वेलोसिटी के स्क्वायर का, c से आपने शुरू से वेलोसिटी को दिखाया हुआ है, तो इट इज v मीन स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि प्रेशर जो है वो है 1/3 रो, दिस इज v मीन स्क्वायर का स्क्वायर है ना, v मीन स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, v मीन स्क्वायर है, v मीन स्क्वायर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 1/3 रो, इसमें मैं रूट लगा देता हूँ, अंडर स्क्वायर रूट कर देता हूँ, ये हो गया, है ना। ये रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिया। नाउ दिस इज 1/3 रो। अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट की चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले v मीन स्क्वायर पहले से था, उसका रूट ले लिया आपने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v रूट RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर लिख सकता हूँ अब मैं, और ये स्क्वायर आपका जो कहते हो आ गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला फाइनली आपका बन गया 1/3 रो डेंसिटी ऑफ गैस इंटू v RMS स्क्वायर। ठीक है, RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला हुआ P इज इक्वल टू 1/3 रो v RMS स्क्वायर, v RMS स्क्वायर। ओके, और कैसे लिख सकते हो इसको,
वंस अगेन 1/3 रो यानी क्या, गिवन मास बाय वॉल्यूम, और ये है VRMS स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हो, 1/3 गिवन मास को कैसे लिख सकते हो, एक मोलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय V इंटू VRMS स्क्वायर, है ना। इतने तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हो। यानी कुल मिला के प्रेशर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मोलिक्यूल भी दिख रहा है इसमें आपको, मास ऑफ मोलिक्यूल भी दिख रहा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, वॉल्यूम भी दिख रहा है वेसल का, RMS वेलोसिटी भी दिख रही है, यहाँ डेंसिटी दिख रही है, यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है। अब वो जैसा क्वेश्चन होगा उसके आधार पर आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करके काम करना होगा। इससे क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ओके, आइए अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है ये मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है ना, जिससे कि आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। तो ये आपको सब कुछ वही जो मैंने समझाया है सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे इसको तैयार कर लेंगे, है ना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये लिखा हुआ है 2mc1x। फिर आपने टाइम कितना लगाया, 2L/this, फोर्स कितना हुआ, इतना हुआ। इसके बाद फोर्स में आपने एरिया का डिवाइड किया होगा तो प्रेशर आ जाएगा, है ना। ये आपने प्रेशर निकाल लिया इस मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये प्रेशर आ गया। फिर सारे प्रेशर ऐड कर लिए सारे मॉलिक्यूल्स के, तो ये आ गया। फिर वो एन का डिवाइड और एन का इनटू किया तो ये px आ गया, एक्स एक्सिस का जो प्रेशर आ गया वो इतना आ गया। फिर ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन यहाँ लिखा हुआ है देखो, cx स्क्वायर का जो मीन है इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये 1/3 हो जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, आपको पता है, बता दिया गया। तो ये आपका अगले स्टेप में ये जो कंपोनेंट है आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, तीनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का 1/3 होता है, वो रख दिया आपने। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपका ये डिराइव हो गया। और अब आप ये यहाँ पर मैंने ये काम किया है mn/3v, ये c⁻² है ना। अभी हम रूट लगा लेंगे, रूट लगाने के बाद स्क्वायर कर लेंगे तो ये RMS में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी px है ना, तो अभी आप पहले ये बोलिए कि जितना प्रेशर x एक्सिस के अलॉन्ग होगा उतना ही y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, उतना ही z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यानी ये आपने px py pz को बराबर बोला, यहाँ से यहाँ आए आप mn/v, v मीन स्क्वायर कहेंगे हम इसको। ये अभी क्या चीज़ है, v मीन स्क्वायर है। फिर रूट लगाया और स्क्वायर किया, है ना, तब जाकर इस रूट वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, VRMS, है ना। तो VRMS का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले में। VRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी फाइनली प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास जो बनकर आया वो ये आया, प्रेशर ऑफ एन गैस इज गिवन एज P is equal to m into n/3v, mn/3v, VRMS square, that is m given by 3v, given mass of gas by 3v, VRMS square, 1/3 rho VRMS square. Is that clear? ये प्रेशर का फॉर्मूला आपका। अब हम फोकस करेंगे बच्चों RMS वेलोसिटी पर, कि RMS वेलोसिटी पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए देखते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो VRMS है ना, यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि VRMS लिखने में अपने को ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा होता है, तो आप इसको कई बार अगर ऐसा हो तो इसको आप c⁻ लिख दिया करो, है ना, शॉर्ट जल्दी पड़ेगा, है ना। तो VRMS लिखा, या कभी ऐसा हो तो c⁻ लिख दिया, यानी VRMS को पहचानो, c⁻ भी अपन लिख कर काम चला सकते हैं, बता देंगे कि c⁻ इज RMS वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए, VRMS इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो ये कि VRMS जिसको कि मैं मतलब VRMS जिसको कि मैं अगर बोलूँ टाइम बचाने के लिए मैं c⁻ लिख दिया करूँगा जल्दी से। RMS वेलोसिटी का एक नया नोटेशन बना लेते हैं अपन, c⁻, है ना। ये क्या है, रूट, और रूट है, सबसे पहले रूट है। रूट किसका है, मीन का। मीन किसका है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, यानी मीन है किसका, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, यानी जिसको मैंने C1 C2 लिखा हुआ था ना अभी डेरिवेशन के दौरान, वही चीज़ यहाँ मैं V ले लेता हूँ क्योंकि अब सारा काम हो चुका है अपना। तो वेलोसिटीज v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर बाय n, है ना। तो ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज हैं ऊपर, उसका ये n डिवाइड किया तो मीन हो गया, और फिर आपने रूट लगाया। तो एक्चुअली RMS वेलोसिटी एक्चुअली रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। ओके, चलिए ठीक है। तो यानी ये है आपकी RMS वेलोसिटी। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर गलत लिखा हुआ है ना, ये हटा दिया मैंने, ध्यान रखना बच्चों। ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, RMS वेलोसिटी जो है ये देख लेना बच्चों, ये हटा दिया मैंने, यहाँ का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, करेक्शन नोट कर लेता हूँ मैं। RMS वेलोसिटी में स्क्वायर
ठीक है, आगे। अब अभी अभी हमने डिराइव किया था। पहली चीज़ तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको ये बोल देगा क्वेश्चन देने वाला कि सपोज 5 मोलिक्यूल्स हैं, एक की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की 3, तीसरे की 4, चौथे की 6 वगैरह वगैरह, है ना। ये अगले की 2, ऐसा ऐसा 5 मोलिक्यूल्स हैं। इनके मोलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी निकालिए। तो आप क्या करोगे, सबका स्क्वायर करना, सबका स्क्वायर करना, सबका फिर मीन लेना, यानी 5 थे, 5 मीन लिया, बाद में जाके रूट लगा देना, है ना। तो ये आरएमएस वेलोसिटी निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये रुककर बोलना चाहूँगा कि देखो ये आरएमएस वेलोसिटी किस तरीके से मैथमेटिकली बनाई जा रही है। यानी आरएमएस वेलोसिटी से एक्चुअली वहाँ मोलिक्यूल मूव नहीं करते। मोलिक्यूल की वेलोसिटी तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक की रेंज में होती है, आपको पता है। लेकिन ये आपने मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन बनाकर आरएमएस वेलोसिटी का एक टर्म बनाया हुआ है। जैसे मीन, मीडियन, मोड होता है, वैसे ही आरएमएस वेलोसिटी सेंट्रल मेजरमेंट होता है, एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। यानी कह सकते हैं कि इसमें देखो हर मोलिक्यूल का यहाँ कंट्रीब्यूशन है। स्क्वायर किया आपने, सब हर मोलिक्यूल की वेलोसिटी है यहाँ पर, उसका स्क्वायर कर लिया। क्योंकि अगर सीधे एवरेज लेते तो 0 आ जाता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 है ना, वो दाएं बाएं के चक्कर में, प्लस माइनस के चक्कर में। तो इसलिए आपने सबसे पहले स्क्वायर किया। स्क्वायर करने में क्या हो गया कि उनका नेगेटिव वाला, स्क्वायर करने में कोई भी वेक्टर स्केलर हो जाता है। तो स्क्वायर करके आपने सारी वेलोसिटीज को मतलब एक तरीके से स्केलर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसका मीन ले लिया और बाद में जाकर आपने रूट ले लिया, क्योंकि आपने शुरुआत की थी स्क्वायर करके, वेलोसिटी का स्क्वायर कर लिया था आपने, है ना। बाद में जाके रूट ले लिया। तो एक तरीके से हमें ये दिमाग में बैठना चाहिए कि ये जो आरएमएस वेलोसिटी जिस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है, वो एक तरीके से उन मोलिक्यूल्स का एक सेंट्रल मेजरमेंट है। यानी अगर हमसे कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमने कभी किसी क्वेश्चन में ये बोला कि एक बर्तन में गैस है, इस गैस की मैंने आपको आरएमएस वेलोसिटी दे दी, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड या आरएमएस व्हाटएवर इट इज, मैंने आरएमएस दे दिया, इट इज़ सी बार। तो आपको उस गैस के मोलिक्यूल्स कैसे इमेजिन करने हैं वो मैं ऐसे बता रहा हूँ। हर मोलिक्यूल की जो स्पीड है आपको सी बार माननी है, यानी एवरी मोलिक्यूल विल बी मूविंग विद सी बार। फिर उसमें आपको 0 से इनफाइनाइट वाली रेंज वाला चक्कर नहीं पालना है। अगर मैंने आरएमएस वेलोसिटी दे दी है, आरएमएस वेलोसिटी बोलो या आरएमएस स्पीड बोलो, तो उस गैस का हर मोलिक्यूल उस स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल मेजरमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल की चीज़ नहीं है। वो सारे मोलिक्यूलों की वेलोसिटी का स्क्वायर है, फिर उसका मीन लिया गया, फिर रूट लिया गया। तो अगर आपको आरएमएस वेलोसिटी मालूम है किसी गैस की, बर्तन में भरी हुई गैस की, तो फिर आपका इमेजिनेशन क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरी मोलिक्यूल of that sample moves with the RMS velocity, है ना। ऐसी पिक्चर आपको इमेजिन करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो बातें मैंने आपको इस वाले स्ट्रक्चर से बता दी कि ये वाला स्ट्रक्चर जो कहता है आरएमएस वेलोसिटी के बारे में, वहाँ से ये बातें ध्यान रखनी है। फिर आपने अभी भी डिराइव किया था P इज इक्वल टू 1/3 रो। आरएमएस को मैं सी बार ही लिखता हूँ, है ना। सी बार, आरएमएस वेलोसिटी को सी बार लिखता हूँ। मैं लिख चुका हूँ ऊपर ये नोटेशन, शॉर्ट जल्दी काम हो जाता है ना। तो 1/3 रो सी बार स्क्वायर। तो यहाँ से सी बार इज इक्वल टू हो जाता है √3p/रो, यानी ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बनाकर रखा हुआ है। नाउ अगर आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छे से ध्यान हो तो मैंने आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला याद करने को बोला था। गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें डेंसिटी को जब हम लाते हैं तो वॉल्यूम होता है गिवन मास बाय डेंसिटी, है ना। और ये n होता है मोल्स, गिवन मास बाय मोलार मास, है ना, RT। तो ये गिवन मास कैंसिल हो जाता है और रो इज इक्वल टू आ जाता है PM/RT, है ना। ये फॉर्मूला मैंने याद करने को आपको बोला था। तो अगर यहाँ पर आप सी बार इज इक्वल टू √3p, P और रो की जगह पर रख दें PM/RT, तो अल्टीमेटली आ जाएगा √3RT/m, है ना। ये रो की जगह आपने रख दिया PM/RT, तो P से P कैंसिल हो गया, है ना, √3RT/m। और फिर आपको मालूम है R की जगह पर अगर आप रख दो √3, R की जगह होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। नोटेशन ध्यान रखना, मैंने एवोगाड्रो नंबर को हमेशा Na से डिनोट किया है, तो K इंटू Na और ये T। अब मोलार मास जो होता है, कैपिटल M हमेशा मोलार मास होता है, एक मोलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन अ मोल, और एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो कैपिटल M को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो Na कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका √3kT/m, √3kT/m। ठीक है, तो ये मोलिकुलर फॉर्म हो जाएगा, ये मोलार फॉर्म हो जाएगा।
यानी एक तरीके से RMS वेलोसिटी के अगर मैं अब सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखूं तो आपको कितने याद होने चाहिए? RMS वेलोसिटी, ये तो स्ट्रक्चर है पहला वाला फॉर्मूला। उसके बाद जो आपको याद होने चाहिए, RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू √3p/ρ इज इक्वल टू √3RT/m। ये मोलार कांस्टेंट लिखोगे तो हमेशा नीचे मोलार मास आएगा, और अगर मोलिकुलर यानी 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3kT लिखोगे तो नीचे स्मॉल m आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे की बात कि RMS वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है। जैसे डेंसिटी भी दिख रही है सामने, प्रेशर भी दिख रहा है, मोलार मास भी दिख रहा है, टेम्परेचर भी दिख रहा है ना। तो किस किस पर डिपेंड करती है RMS वेलोसिटी, हम अब उसको देखते हैं। आइए, तो जो पहला फॉर्मूला है आपका, पहला रिलेशन आपका जो था वो था डेंसिटी का इफेक्ट देखने आते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ये सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। ये पहला पॉइंटर आपको लगाया गया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर किस फॉर्मूले में आता है? RMS वेलोसिटी के किस फॉर्मूले में आता है? √3p/ρ, √3p/ρ। इज दैट क्लियर? अब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, सिर्फ प्रेशर चेंज हो, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड यू आर चेंजिंग विद द प्रेशर, प्रेशर को आप वेरी कराते हो, तो आपको बॉयल्स लॉ का एक फॉर्मेशन याद होगा। बॉयल्स लॉ में मैंने आपको ये बताया था कि बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, साथ ही साथ P/ρ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि वही वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो और मास तो कांस्टेंट होता है क्योंकि क्लोज वेसल में काम कर रहे होते हो। तो ये दोनों मैंने आपको याद रखने को बोले थे कि ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। P वॉल्यूम के टर्म्स में PV कांस्टेंट होना और डेंसिटी के टर्म्स में P/ρ कांस्टेंट होना। तो P/ρ कांस्टेंट रहता है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्रेशर को डबल करोगे यानी 2p0 कर लोगे तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। ये होता है इसका मतलब, इस रेशियो के कांस्टेंट होने का मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो यानी बॉयल्स लॉ लग रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और बंद बर्तन में काम कर रहे हो तो बॉयल्स लॉ इज डेफिनेटली अप्लाइड देयर। तो बॉयल्स लॉ के फिर स्टेटमेंट से सीधे आप बोलो ना, क्यों अपन बारीकी से बात करें, सीधे बोलो कि उसमें तो P/ρ कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये कि प्रेशर को अगर 4 गुना करेंगे तो डेंसिटी भी 4 गुनी हो जाएगी, है ना। अल्टीमेटली चीज़ कटपिट के वही आ जाएगी। तो प्रेशर को भले 4 गुना किया आपने, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट तो नहीं आया RMS पे, क्योंकि P/ρ अल्टीमेटली कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो फिर P/ρ कांस्टेंट रहता है, ऐसा बॉयल्स लॉ ने बोला है। इसलिए P/ρ की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी, इसलिए C बार आपका जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा। यानी आपके प्रेशर को चेंज करने पर C बार चेंज नहीं होता, है ना। और अगर बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेकिन अगर टेम्परेचर बदलता है तो वो इफेक्ट टेम्परेचर का कहलाएगा, प्रेशर का तो नहीं कहलाएगा। प्रेशर बदला है, हालांकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, लेकिन प्रेशर तो बदला है, उसके बावजूद VRMS नहीं बदला। तो प्रेशर का RMS वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड देन फ्रॉम बॉयल्स लॉ P/ρ रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस इन सच अ सिचुएशन RMS वेलोसिटी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर का RMS वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिपेंडेंस है वो ये है कि आपने देखा कि RMS वेलोसिटी जो है वो है 3p/ρ। तो प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं देखा आपने, लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट होता है। RMS वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√डेंसिटी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने अभी भी प्रेशर जब बोला था कि प्रेशर को 4 गुना करेंगे तो डेंसिटी भी 4 गुनी हो गई थी, तो कांस्टेंट हो गया था वो P/ρ। लेकिन अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं सर कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट है। मतलब डेंसिटी को अकेले बदला जा सकता है ना, डेंसिटी को 4 गुना करने पर प्रेशर 4 गुना नहीं होगा। यस, क्योंकि डेंसिटी हम एक दूसरे तरीके से बदल सकते हैं। वो जो अभी हम लोगों ने बॉयल्स लॉ वाला काम किया था उसमें तो पिस्टन को पुश कर दिया था, यानी उससे प्रेशर को बढ़ा दिया था, तो वो मॉलिक्यूल पास हो गए थे, और पास हो गए थे तो डेंसिटी भी आपकी 4 गुनी डबल, प्रेशर को डबल कर दिया तो डेंसिटी भी डबल हो गई थी। लेकिन डेंसिटी को बदलने का एक और तरीका है, किसी दूसरे इंग्रेडिएंट को वहाँ पर मिक्स करना। जैसे एयर ही है तो एयर में मॉइस्ट एयर भी हो सकती है और ड्राई एयर भी हो सकती है। मॉइस्ट एयर अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें मॉइस्चर भी यानी वाटर पार्टिकल्स भी हैं। तो ऐसे केस में मॉइस्ट एयर की डेंसिटी और ड्राई एयर की डेंसिटी दोनों अलग अलग होगी, भले ही प्रेशर सेम रहे, है ना, प्रेशर आपका सेम रहे, लेकिन वहाँ क्योंकि दूसरे पार्टिकल्स मिले हुए हैं, यार पिस्टन को पुश करने वाला केस नहीं है यहाँ पर। तो डेंसिटी अकेले का इफेक्ट होता है, और कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी RMS वेलोसिटी, ऐसे डिपेंड करती है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, पानी जैसे है, पानी वाटर का मॉलिक्यूल,
तो अगर मैं ग्राम एटॉमिक वेट लेकर काम करूं तो हाइड्रोजन H का वन एटॉमिक वेट 1 ग्राम है, तो 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 है, तो कुल मिला के 18 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट है, ग्राम मोलिकुलर वेट वाटर के मोलिक्यूल का, है ना, 18 ग्राम। पानी एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर में सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी जो टॉप 3 गैसेज हैं एक तरीके से कह लें हम, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का 28 ग्राम और इसका है 32 ग्राम मोलिकुलर वेट, इसका है 44 ग्राम। यानी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 28 और 44, बाकी सब गैसेस का बहुत ही कम परसेंटेज है। मेजर जो एयर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये 3 है, तो इनका जो अगर एवरेज निकालूंगा तो 28 और 44 के तो बीच में ही आएगा ना, ये तो तय हुआ ना, 28 और 44 के बीच में आएगा, तो पानी से तो ज़्यादा ही आएगा, 28 और 44 के बीच में कहीं आएगा इसका एवरेज जो मोलिकुलर वेट है, तो यानी पानी से तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए किसी बर्तन में 5 मोलिक्यूल्स हैं, 5 मोलिक्यूल्स हैं या 5 मोल्स हैं, पांचों मोलिक्यूल्स ड्राई एयर के हैं, है ना, ये आपकी ड्राई एयर है ना। तो अगर पांचों मोलिक्यूल्स ड्राई एयर के हैं तो पांचों का जो वजन होगा, और दूसरा उतनी ही स्पेस अगर एक दूसरी जगह पर है जिसमें 3 मोलिक्यूल्स एयर के हैं और 2 मोलिक्यूल्स पानी के हैं, ये मॉइस्ट एयर हो गई, ये मॉइस्ट एयर हो गई। इसमें 2 मोलिक्यूल्स है ना, तो 2 मोलिक्यूल्स हैं, चलिए 6 कर लेता हूँ, कौन काटा पीटी करेगा। चलिए मैंने 6 मोलिक्यूल्स ले लिए, 6 मोलिक्यूल्स आपके ड्राई एयर के हैं, यहाँ 3 मोलिक्यूल्स एयर के हैं और 3 मोलिक्यूल्स पानी के हैं, है ना, ये वाटर पार्टिकल्स, तो इसको कहेंगे मॉइस्ट एयर। ठीक है, एयर है ये भी गैसियस फेज में है, लेकिन मॉइस्ट एयर है ये, तो इसमें 3 मोलिक्यूल्स एयर के हैं। तो इसका जो एवरेज इसका जो वेट आएगा, वॉल्यूम आपका दोनों का सेम है, यानी वॉल्यूम आपका दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों गैसियस फेज में, तो सेम स्पेस ऑक्यूपाइड मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर की जो डेंसिटी आएगी, यानी डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, वो ज़्यादा होगी किससे, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। क्यों? क्योंकि इसमें पांचों एयर, 6 मोलिक्यूल्स एयर के हैं और एयर का जो एवरेज आ रहा है वो 28 और 44 के बीच में आ रहा है, 28 और 44 के बीच में सपोज 30 ग्राम, है ना। ये एयर का एक मोलिक्यूल का ऑन एन एवरेज वेट आ रहा है एयर, तो ये 6 के 6 मोलिक्यूल्स जो हैं वो 6 × 30 यानी यहाँ पर 180 ग्राम के होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 3 आपके 30 ग्राम के हैं, 3 आपके एयर के हैं और 3 पानी के हैं, तो 3 × 18, तो इसका जो वजन आएगा वो इस 18 ग्राम से कम आएगा। तो क्योंकि वॉल्यूम सेम है लेकिन मास किसका ज़्यादा हुआ, ड्राई एयर का। ठीक है, तो एज फार एज वन मोलिक्यूल इज कंसर्न, एयर का मोलिक्यूल हैवी होता है पानी के मोलिक्यूल से। ठीक है, तो 1 मोलिक्यूल अगर कंसीडर करें तो ओके, आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि ड्राई एयर का जो डेंसिटी होगा वो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, है ना। मैं ये सब हटा दूं तो ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है मॉइस्ट एयर से। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं बोलना कि किसी भी गैस का जो ड्राई है गैस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी मॉइस्ट एयर से। भाई पानी का जो वजन है वो 18 ग्राम है, 18 ग्राम। अगर ये अपने से ऊपर की डेंसिटी यानी किसी इसमें मिक्स होता है तो जो एवरेज आएगा वो 18 और 30 से बीच का आएगा। ठीक है, अपने से ऊपर की किसी चीज़ में मिक्स होता है तो ठीक है, तो 30 से तो नीचे आ जाएगा ना, ये नंबर जो बीच में आएगा वो नंबर 30 से तो नीचे आएगा, तो ड्राई गैस से कम हो जाएगी डेंसिटी। लेकिन अगर 18 ग्राम का पानी अपने से किसी नीचे वाली गैस, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट है 2 ग्राम, इसमें मिक्स होता है तो एवरेज यहाँ कहीं आएगा, और एवरेज यहाँ आएगा तो 2 से तो ऊपर ही आएगा ना, तो ड्राई हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगी डेंसिटी मॉइस्चर मिलने पर, यानी डेंसिटी ऑफ ड्राई हाइड्रोजन विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन, है ना। तो अगर पानी 18 ग्राम का है मोलिकुलर वेट उसका, तो वो अपने से ज़्यादा वाले में किसी मिलेगा, ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाली गैस में मिलेगा, तो उसका कचरा कर देगा, उसको नीचे ले आएगा। तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट गैस, दैट सच टाइप ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई गैस। लेकिन अगर पानी अपने से किसी कमजोर यानी कम मोलिकुलर वेट की गैस के साथ मिलता है तो उसको तो ऊपर ले आएगा, क्योंकि एवरेज बीच में आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, तो उसको तो उठा लेगा वो। तो उस केस में डेंसिटी जो मॉइस्ट गैस की होगी वो ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर?
तो डेंसिटी पे इस तरीके से डिपेंड करता है, तो डेंसिटी का डिपेंडेंस है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता आरएमएस वेलोसिटी पे, लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट होता है। ठीक है, अब आगे फॉर्मूला देखा था आपने, आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 RT/m बोलो या √3 kT/m बोलो। मोलिकुलर वेट फॉर्म में बोले तो ये बोले, और मोलार फॉर्म में बोले तो ये बोले। तो यहाँ से ये दिखता है T/m, है ना। तो आरएमएस वेलोसिटी सी बार डिपेंड करती है √T/m पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो CRMS बढ़ेगी, लेकिन अगर गैस का मोलार मास बढ़ता है, गैस हैवी होती है, यानी इसीलिए बोल सकते हैं कि हैवियर गैस मूव स्लोली, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है ना, मोलार मास ज़्यादा है, उसकी आरएमएस वेलोसिटी कम होगी, है ना। हैवी गैस मूव स्लोली, ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं कुछ बातें ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि सी बार यानी आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्ट हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बोलना टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं बोलूँ कि सी बार और टेम्परेचर के √T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो बोलना स्ट्रेट लाइन, ऐसी ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सी बार आरएमएस वेलोसिटी और टी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा सी बार स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, पैराबोला बनेगा, और वो भी किसके ऊपर जाएगा, जिसकी पावर 1 होती है। तो x की पावर 1 है, यानी पैराबोला इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये सब आपने ग्राफ में पढ़ा हुआ है। ओके, तो लेकिन ध्यान रहे कि अगर सी बार और √T के बीच में ग्राफ बनेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन सी बार और T के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अगर यहीं पर सी बार स्क्वायर यानी आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर और T के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वंस अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि सी बार स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा अगर y है और ये पूरा x है तो फिर y इज प्रोपोर्शनल टू x। इज दैट क्लियर? यहाँ से एक और बात निकल कर आती है कि एब्सोल्यूट जीरो पर, यानी ये वाले पॉइंट को देखो, ये एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर आरएमएस वेलोसिटी जीरो है। तो एक तरीके से एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन की एक डेफिनेशन यहाँ से निकलती है कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच मोलिकुलर मोशन सीजेस। मोलिकुलर मोशन खत्म हो जाता है, यानी मोलिक्यूल सब फ्रीज हो जाते हैं, यानी एक तरीके से ऐसा रुक जाते हैं, यानी मोलिक्यूल का मोशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी, ध्यान रहे, सारे मोलिक्यूलों की वेलोसिटी का स्क्वायर फिर मीन फिर रूट है, तो यानी ये रिप्रेजेंट्स द एंटायर ऑल द मोलिक्यूल्स टुगेदर एट अ टाइम। तो मोलिकुलर मोशन ही खत्म हो जाता है, हम ये बोलेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो। किसी तरीके का मोलिकुलर मोशन नहीं होता एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रही डिपेंडेंस वाली बात। ओके, यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस आरएमएस वेलोसिटी इज गिवन, all the molecules should be imagined moving with the same velocity that is equal to RMS velocity। और इसमें डायरेक्शन वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अगर RMS वेलोसिटी किसी गैस की दी है तो सारे मोलिक्यूल को सेम वेलोसिटी से चलता हुआ आपको मानना है। ठीक है, सारे कितने से चल रहे हैं, RMS से, या जिसको सी बार लिख रहे हो आप। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं, इस वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अभी आपने जो फॉर्मूला एक तरीके से डिराइव किया हुआ है, तो याद करिए उसमें आपने एक्स एक्सिस में चलना लिया था, यानी मोमेंटम, मतलब उसमें किसी प्रकार का रोटेशन या वाइब्रेशन नहीं लिया, सिर्फ चलना, ट्रांसलेशनल मोशन पकड़कर आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, जिस फॉर्मूले पे आप डिस्कशन अभी कर रहे हो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो ट्रांसलेशनल, इसीलिए उससे जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको मालूम है मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I⍵², और जब कोई रोलिंग वाला केस होता है, ट्रांसलेशन भी है उसमें, रोटेशन भी है, तो फिर दोनों काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। लेकिन अभी हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन की बात हुई है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव करके लाए हैं प्रेशर का, उसमें हमने कहीं कोई दूसरा मोशन नहीं लिया, सीधे हमने लिया था एक मोलिक्यूल गया था, टकरा कर वापस आया था, यानी ये कौन सा मोशन कहलाता है, सीधे चलने फिरने वाला मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इसलिए उस फॉर्मूले से बनने वाली काइनेटिक एनर्जी प्योरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आइए तो बनाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज इक्वल टू हाफ गिवन मास, जो भी मास गिवन हो, हमें क्या पता कि कितनी गैस है, तो जो भी मास गिवन हो, और मैंने बार बार तीनों नोटेशन आपको बार बार रिकॉल कराता हूँ, स्मॉल m फॉर 1 मोलिक्यूल, कैपिटल M फॉर मोल, एंड गिवन मास, यानी कोई भी मास दिया हुआ है तो उसको गिवन मास हाफ m, और लेकिन आरएमएस वेलोसिटी के टर्म्स में सारे काम करने हैं,
तो आपको मालूम है कि हर मोलिक्यूल आरएमएस वेलोसिटी से चलता है, तो पूरी की पूरी जो गैस है ना वो आरएमएस वेलोसिटी से ही चलेगी, हाफ एम सी बार स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी का हाफ एम वी स्क्वायर, वे वी सी बार इज एक्चुअली वी आरएमएस। ठीक है, नाउ दिस इज, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, हाफ एम गिवन सी आरएमएस स्क्वायर, वी आरएमएस स्क्वायर, ओके, हाफ एम गिवन दैट इज हाफ एम गिवन इनटू सी बार। अब सी बार का फॉर्मूला आपने देखा था 3p बाय रो, तो 3p बाय रो और अंडर रूट के अंदर था, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। दैट इज, अब ये मास गिवन बाय डेंसिटी, इसको अपन वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3pv/2। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपका सीधा सीधा तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये तैयार हो गया 3pv/2, है ना, ये लिखा हुआ है आपने यहाँ पर। अब इसमें आप गैस इक्वेशन लगा दो, 3/2 pv इज इक्वल टू nRT, ये लगा दिया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। इसी में अगर मोलिकुलर फॉर्म लाना चाहते हो तो गैस इक्वेशन मैंने आपको 3 याद कराए थे, मतलब 2 या मेनली याद कराए थे, एक मोलार फॉर्म में, एक मोलिकुलर फॉर्म में। तो अगर मोलिकुलर फॉर्म जाना चाहते हो तो सीधे लिख दो NKT, है ना, बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कई बार कर चुके हो ये काम। तो 3/2 ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये आपका केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले बन गए। प्रेशर मालूम, प्रेशर वॉल्यूम मालूम है तो ये लगा दिया, अदरवाइज ये फॉर्मूले ज़्यादा बेहतर हैं जो टेम्परेचर के टर्म्स में है। ठीक है, तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ, अगर गिवन मास दिया हुआ है और आरएमएस वेलोसिटी दी हुई है तो आप सीधे ये लगा दें, प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो ये लगा दें, और अगर टेम्परेचर दिया है और मोल्स दिए हैं तो ये लगा दें nRT, और अगर मोलिक्यूल्स दिए हैं और टेम्परेचर दिया है तो 3/2 NKT लगा दें। ये इतने स्ट्रक्चर आपके पास हैं काइनेटिक एनर्जी के, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम लोग बच्चों ये जो फॉर्मूला बनाए हुए हैं उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकालते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी में से। आइए, ये पहला की पॉइंट हमने निकाला हुआ है, प्रेशर ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, अभी भी आपने देखा कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा था 3/2 pv, उसका एक फॉर्मूला ये देखा आपने, है ना। यहाँ से प्रेशर को अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से नीचे आ जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, है ना, 2 और ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये प्रेशर की एक डेफिनेशन हो गई कि प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज 2/3 ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर की डेफिनेशन आ गई 2/3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि एक बर्तन में भरी हुई गैस की जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो इतनी है, प्रेशर बताइए, सीधे 2/3 कर लेना उस अमाउंट का। आ गई बात समझ में? तो ये एक डेफिनेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैंने अगला पॉइंट बनाया हुआ है, ये जिसमें ये बोला हुआ है टेम्परेचर के साथ जो काम है वो दिखाता हूं मैं आपको। आपने ये बोला अभी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस निकालना है अपने को। देखिए, अभी भी आपने बोला टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होती है टेम्परेचर के टर्म्स में अगर बात करूं तो 3/2 nRT। ठीक है, यहाँ पे यानी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पर, यानी अमाउंट ऑफ गैस, और केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम एवरेज निकालें कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी एक मोल गैस की अगर मैं बात करूं तो n की जगह एक मोल रख देता हूं तो 3/2 RT आ जाएगा। यानी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, यानी एक बर्तन में भरी हुई गैस है, उसमें हो सकता है कितनी भी गैस हो, लेकिन ऑन एन एवरेज एक मोल गैस की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दैट इज 3/2 RT। यानी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी अगर हम वाई एक्सिस पे मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिखाएं और यहाँ टेम्परेचर दिखाएं तो ग्राफ आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन,
और ये भी वही बात करता है कि 0 केल्विन के टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मोलिक्यूल्स मीन 0 है, तो फिर सारी काइनेटिक एनर्जी ही 0 होगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वो कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि वो इस कारण से दाएं बाएं के चक्कर में 0 होगी। वो स्केलर क्वांटिटी अगर 0 है मतलब 0 है ना, तो मोलिकुलर मोशन खत्म हो जाता है, रुक जाता है 0 केल्विन के टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT। इज दैट क्लियर? तो यानी ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे अगर मान लो एक आपकी क्लास लग रही होती, अपन जब ऑफलाइन में हो रहे होते और आप क्लास में बैठे होते है ना, मान के चलिए 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब मुझे अगर बात करनी है कि इस कमरे में टोटल कितने दांत प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द रूम, तो एक एक के मुंह में जाके दांत गिनने के बजाय ऑन एन एवरेज अगर मुझे ये पता हो कि ऑन एन एवरेज एक के मुंह में 30 दांत हैं, है ना, दे आर 30 टीथ पर माउथ, है ना, तो मैं सीधी बात है नंबर का इंटू कर लूंगा, 30 × 100, इतने दांत हो गए उस रूम में, 3000 दांत हो गए। 2 बच्चे और आ गए, मान लो 102 हो गए। अब तो बोले कितने हो गए, 30 में 102 का इंटू कर लूंगा, ये नहीं कि फिर उन 2 बच्चों के मुंह में जाऊं। आ गई बात समझ में? तो अगर एक बर्तन में गैस भरी हुई है चाहे जितनी भी हो, अगर 1 मोल की आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो मोल का सीधे मल्टीप्लाई कर लेना ना, तो टोटल आ जाएगा, बजाय बार बार वो गैस का अंदर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के। इसलिए ये फॉर्मूला बेहतर होता है कि पर मोल जो काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशन की वो 3/2 RT होती है, उसके बाद मोल्स का इंटू कर लीजिए तो टोटल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मिलता है कि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, यहाँ 3, 2, R ये सब कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से अगर मोलिकुलर फॉर्म में जाएंगे हम, ये देखो हम मोलिकुलर फॉर्म ले लेते हैं, तो मोलिकुलर फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो मोलिकुलर फॉर्म में हम ये बोलेंगे, वही फॉर्मूला K में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आपके पास फॉर्मूला था मोलिक्यूल वाला कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू 3/2 NKT, है ना, ये था नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मीन यानी एक मोलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ये हो जाएगा, n की जगह 1 रख देना तो 3/2 KT आ जाएगा। ये भी वही कहानी कह रहा है कि पर मोलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 KT है एक मोलिक्यूल के पास, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, ओके। यहां से यानी ये दो फॉर्मूले आपने देखे मीन वाले, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल और मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, वहां से एक बढ़िया फॉर्मूला बनता है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, जिस पर आपके क्वेश्चन अक्सर हुआ करते हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए N1 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 आर मिक्स्ड विथ N2 मोल्स ऑफ अनदर आइडियल गैस एट टेम्परेचर T2, है ना, एक गैस के N1 मोल थे और वो गैस टेम्परेचर T1 पे थी, दूसरे गैस के मोल्स N2 हैं और वो टेम्परेचर T2 पे है। दोनों को मिला दें अगर, और इस मिक्सिंग की प्रोसेस में एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो मिक्सचर का टेम्परेचर बताइए। तो आप सीधे सीधे ये करेंगे कि भाई N1 मोल थे और हर मोल के पास कितनी एनर्जी थी, 3/2 RT1, क्योंकि मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। तो T1 के टेम्परेचर वाली गैस के एक मोल के पास इतनी एनर्जी थी और कितने मोल थे, N1। ठीक है, प्लस इसी तरीके से N2 × 3/2 RT2, दूसरी गैस जो थी उसमें N2 मोल्स थे और वो टेम्परेचर T2 पे थी, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, N2 × 3/2 RT2। अब मिक्सचर का जो भी होगा, एक बर्तन में भर दिया दोनों गैसेस को, तो अब तो वो कोलाइड कर आके अल्टीमेटली एनर्जी एक्सचेंज करके बर्तन का टेम्परेचर तो एक ही हो जाएगा, है ना। भले ही उसमें 2 गैसेस भरी थी लेकिन अल्टीमेटली उस बर्तन का टेम्परेचर एक हो जाएगा और वो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कोलिजन्स करके वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे और टेम्परेचर को एक बना देंगे और वो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और मोल्स कितने होंगे उसमें, N1 + N2 × 3/2 R टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। इसको सॉल्व कर लोगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्स का फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद होना चाहिए, N1T1 + N2T2 / N1 + N2। अगर इसी तरीके का क्वेश्चन मोलिक्यूल्स में होता है ना, तो आपको नोटेशन बस चेंज करने, N1T1 + N2T2। अगर मोलिक्यूल्स में होता तो ये हो जाता N1 + N2। कई बार ऐसा होता है कि मोल्स आपको सीधे नहीं देता,
बल्कि प्रेशर वॉल्यूम दे देता है सामने वाला। तो आपको मालूम है N इज इक्वल टू हमेशा PV/RT होता है। तो अगर मोल नहीं दिया तो PV/RT रख देना यहाँ पर। तो P1V1/RT1 इधर हो गया इंटू T1 प्लस P2V2/RT2 इंटू T2 अपॉन P1V1/RT1 प्लस P2V2/RT2। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से तो कैंसिल हो जाया करेगा ये टेम्परेचर, यहाँ से अच्छा R ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा, T1 T2 यहाँ LCM आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा P1V1 इंटू T1 T2, यानी P1V1 प्लस P2V2, है ना, P1V1 प्लस P2V2 इंटू T1 T2 नीचे से आया हुआ LCM अपॉन नीचे आ जाएगा P1V1 इंटू T2, है ना ऐसा। तो P1V1 T2 प्लस P2V2 T1, इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको ये सारे याद ना करते हुए कोई एक याद रखना है, यानी आप कोशिश करिए कि ये याद रहे, इसी से आप मोलिकुलर बना सकते हो, इसी से आप उसको PV में चेंज कर सकते हो। आइए बच्चों, जितना हम लोगों ने पढ़ा है अब अपन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिए सामने। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज ऑप्शन में दिया हुआ है मोलिक्यूल्स हैव मास, मोलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी, मोलिक्यूल्स हैव मोमेंटम, मोलिक्यूल्स कोलाइड एट द वॉल्स ऑफ वेसल, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सोचो ज़रा। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज मोमेंटम अगर होगा ना तो ये बाकी के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मोमेंटम होगा तो यानी उसके पास mv है, तो यानी मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, और अगर मोमेंटम होगा तो वो रुकेगा थोड़ी, वो तो चलता रहेगा तो दीवार से अपने आप टकराएगा ही। तो बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन जो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये भी बात तय है कि बिना बर्तन की दीवार से टकराए प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। आपने डिराइव किया है बर्तन की दीवार से टकराने पे ही तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। लेकिन मोमेंटम अगर है तो दीवार से टकराएगा ही ना, रुका वो थोड़ी रहेगा वो। और वो आँख नाक कान तो है नहीं कि दीवार आ रही हो तो मुड़ जाए, है ना, वो तो भिड़ेगा ही उससे। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है इसका, सी ऑप्शन एक्चुअली अकोमोडेट्स ऑल द अदर इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका 10 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स विथ 10 मोल्स हैं, यानी N1 आपको दे दिया 10, है ना। टेम्परेचर आपको दे दिया इस गैस का T1 127 डिग्री सेल्सियस, 127 प्लस 273। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितने फॉर्मूले आपने देखे हैं उसमें हमें कैपिटल T आता है, वो केल्विन टेम्परेचर है। तो 127 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। ये N1 हो गया, T1 हो गया। N2 आपको दिया हुआ है 20 मोल्स और T2 दिया है आपका 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। और आपने मिला दिया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताइए, है ना। आइडल गैसेस हैं, यानी आपको वही फॉर्मूला लगाना है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का केस लगाते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी इस गैस के जितनी टोटल एनर्जी थी प्लस इस गैस की जितनी थी मस्ट रिमेन इन द मिक्सचर ऑल्सो। और फॉर्मूला जो बनता है वो आपको याद कराया था मैंने बोला था याद करिएगा, N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। तो सीधे रख देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा N1 है आपका 10, है ना, T1 है आपका 400 प्लस ये है आपका 20 और ये है आपका 300 अपॉन N1 प्लस N2 यानी 30 हो जाएगा। ये दैट इज़ ये आपका हो जाएगा कितना हो गया, मतलब एक ज़ीरो अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ ऊपर नीचे दोनों से, ये एक ज़ीरो कैंसिल कर लिया तो 400 और ये 600 है, 1000 हो जाएगा, 1000 अपॉन 3 दैट इज़ 333.33 केल्विन। 333.33 केल्विन अगर कहीं ऑप्शन में है तो टिक करिए, नहीं है केल्विन में आपका इतना दिया है और केल्विन में इतना दिया है, ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब सेल्सियस वाला ढूंढिए, तो इसमें से -273 करेंगे तो आ जाएगा आपका -273 करेंगे तो 0.33 आ गया, 033 60, है ना, कितना हो गया 60.3 ओके डिग्री सेल्सियस। ये देखिए कहीं है ऑप्शन में, यस 60.3 डिग्री सेल्सियस है, यानी आंसर बी आपका करेक्ट है। फॉर्मूला ऐसे यूज करना है और ऐसे ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका ये, है ना। इस एग्जांपल में आपको ये बोला जा रहा है कि इफ अ स्फेरिकल वेसल हैज n मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, है ना, n मोलिक्यूल्स हैं गैस की, देन एट एनी इंस्टेंट विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। n/3 molecules will be moving parallel to x axis,
यानी किसी एक इंस्टेंट पर 1/3 मोलिक्यूल्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे होंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब ऐसे और ऐसे, पैरेलल मतलब ये दोनों हो गए, है ना। तो बिल्कुल सही है। कारण ये है क्योंकि मोलिकुलर मोशन कैसा होता है, तीनों डायमेंशंस में इवनली स्प्रेड होता है ना। तो किसी भी एक एक्सिस में कितने, किसी भी मतलब उसके पैरेलल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर 1/3 एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे होंगे, 1/3 वाई एक्सिस के पैरेलल और 1/3 जेड एक्सिस के पैरेलल। ये नहीं, ये चीज़ तो सही है, ट्रू है, यानी ये ट्रू है, इसको मैं बोलूँगा ट्रू है ये, ठीक है। n/6 मोलिक्यूल्स विल बी मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में n/6 मोलिक्यूल जा रहे होंगे। ये भी सही है क्योंकि अगर टोटल एक्स एक्सिस के पैरेलल n/3 चल रहे थे, n/3, तो उसमें से आधे इधर जा रहे होंगे और आधे इधर आ रहे होंगे, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन एक्चुअली, कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोलिकुलर मोशन का। तो n/3 का आधा करेंगे ना, इसका आधा करेंगे तो n/6 आएगा, तो ये भी ट्रू है, यानी n/6 मोलिक्यूल्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होंगे, चाहे पॉजिटिव एक्स हो, चाहे नेगेटिव एक्स हो, चाहे पॉजिटिव वाई हो, चाहे नेगेटिव वाई हो, किसी एक डायरेक्शन में n/6 मोलिक्यूल जा रहे होंगे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मोलिक्यूल्स विल बी जीरो, ये भी ट्रू है। एवरेज मोलिक्यूल वेलोसिटी जो है वो हमेशा जीरो होती है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द मोलिक्यूल्स विल बी जीरो, ये फॉल्स है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वो नेगेटिव नहीं होती, तो वो जीरो हो चाहे कितनी भी हो, वो तो प्लस में ही रहती है, तो उसका एवरेज तो आएगा, जीरो थोड़ी होगा उसका एवरेज। यानी आंसर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसमें वो यही है, तो आंसर हो गया आपका डी। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपका ये है कि इसमें आपसे ये बोला जा रहा है n मोलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m ऑफ गैस A, यानी एक गैस A है और एक गैस B है। A गैस के मोलिक्यूल का मास m है और B गैस के मोलिक्यूल का मास आपको दिया होगा 2m, है ना, ये 2m दिया है। A गैस के 2n मोलिक्यूल्स हैं और B गैस के मोलिक्यूल्स हैं आपके, B गैस के मोलिक्यूल्स n मोलिक्यूल्स ईच ऑफ मास, इसके n मोलिक्यूल्स, सॉरी, है ना, इसके n मोलिक्यूल्स हैं और इसके 2n मोलिक्यूल्स हैं, B के ईच ऑफ मास m एंड 2n मोलिक्यूल्स ऑफ मास 2m ऑफ मोलिक्यूल B, हाँ ठीक है। इसके मोलिक्यूल्स आपके 2n है। इसका जो आपको आगे दिया हुआ है, दोनों टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है ना, एक ही वेसल है, दोनों एक ही वेसल में है ना, टेम्परेचर सेम है। आगे दिया मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बी इज वी स्क्वायर। इसकी आपको बी वाले मोलिक्यूल की मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी हुई है, यानी वी मीन स्क्वायर, ये आपको वी स्क्वायर दी हुई है। और मीन स्क्वायर का एक्स कंपोनेंट एंड द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स ए, इसका आपको मीन स्क्वायर नहीं दिया, मीन स्क्वायर का एक्स कंपोनेंट दिया है, ये डब्ल्यू स्क्वायर दिया है। तो आपसे पूछा गया है डब्ल्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बताइए, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको जब डेरिवेशन इसीलिए बताया गया था आपको बच्चों के, उसमें अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसलिए अंदर के कुछ पॉइंट्स स्टेटमेंट जो निकलते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि जो कोई भी एक कंपोनेंट होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ऐसे एक्स कंपोनेंट, वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का 1/3 होता है। याद करिए, तीनों कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एक्स वाई जेड, और तीनों बराबर होते हैं, इसे मीन स्क्वायर का तीनों ही 1/3 होते हैं। याद आया? तो अब जो गैस ए है आपकी, गैस ए के लिए यानी ये डब्ल्यू स्क्वायर, ये एक्स कंपोनेंट दिया है, तो मैं यहाँ ए के लिए जब काम करूँगा तो मैं यहाँ डब्ल्यू स्क्वायर लिखता हूँ, और यहाँ पर ये हो गया आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। ये ए टाइप गैस की आरएमएस वेलोसिटी का ये स्क्वायर है, क्योंकि ये मीन स्क्वायर है, वी मीन स्क्वायर है। और मीन स्क्वायर क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसकी जगह मैं अगर इसका आरएमएस लिख देता हूँ, तो आरएमएस वेलोसिटी करके हम स्क्वायर करेंगे बाय 3। नाउ आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, रूट ऑफ मोलिकुलर फॉर्म कौन सा होता है? रूट ऑफ वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 kT बाय स्मॉल m, है ना। तो टेम्परेचर तो आपका दोनों का सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T 3 ओनली, तो मास लेना है सिर्फ आपको। तो यानी ए टाइप वाला जो मोलिक्यूल है, अच्छा स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं आएगा ये वाला, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/m आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1/m आ जाएगा, या ये कह लो पूरा लिख देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो 3 kT/m आ गया, और ये 3 आपका पहले से था, यानी ये आ जाएगा kT/m। इसी तरीके से अब मैं बी वाली गैस के लिए बात करता हूँ,
तो बी वाली गैस जो है उसका तो आपको मीन स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो वी मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर जो है वी मीन स्क्वायर जो होता है वो वी आर एम एस का स्क्वायर होता है। तो अगर मीन स्क्वायर आपको वी दिया था तो वी स्क्वायर दिया था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर एम एस वेलोसिटी रूट ऑफ 3 kT बाय एम का स्क्वायर, तो 3 kT बाय इसके मोलिक्यूल का मास लेकिन 2m है ना। तो ये मीन स्क्वायर दिया था, इसलिए इसमें यहाँ 1/3, ये वाला जो 1/3 है ना ये नहीं आया, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रूट ऑफ 3 kT बाय एम, क्योंकि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही थी, उसका कंपोनेंट नहीं था। तो सीधे इसमें आर एम एस का स्क्वायर किया तो ये आ गया 3 kT बाय 2m। अब आप डब्ल्यू स्क्वायर ये है और वी स्क्वायर ये है, दोनों का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू आपका है KT बाय एम और ये है आपका 3 kT बाय 2m, 3 kT बाय 2m। तो कैंसिलेशन के बाद 2/3 आ जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, अगला एग्जांपल है बच्चों, अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V कंटेन्स n मोलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m ऑफ अ गैस। एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम V है और इसमें m मोलिक्यूल का मास का मोलिकुलर मास का गैस है। प्रेशर जो है गैस का वो P है। व्हाट विल बी द प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका सेम रहना है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अनदर बॉक्स, अच्छा सॉरी टेम्परेचर दूसरा कोई बॉक्स है, उसमें उसका वॉल्यूम है V/2, वॉल्यूम V/2 और उसमें 2n मोलिक्यूल्स हैं। इसमें कितने मोलिक्यूल्स दिए थे क्या, द बॉक्स ऑफ वॉल्यूम n मोलिक्यूल्स। अच्छा इसमें मोलिक्यूल्स को n बोल रहा है वो, है ना। तो आप एक काम करिए, आपने हमेशा मोलिक्यूल्स को कैपिटल N लिया हुआ है, तो आप यहाँ अपने काम को करते समय यहाँ पर n लिखें, है ना, और यहाँ पर आप लिख दें 2n, क्योंकि आपने मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को हमेशा कैपिटल N से लिया हुआ है, V/2, है ना। इसका प्रेशर आपको बताना है, P' आपको बताना है, ठीक है। और इसके मोलिक्यूल का मास जो है वो 4m है, इसके मोलिक्यूल का जो मास है वो है 4m, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रेशर का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो अब मैं कौन सा प्रेशर का फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं ये वाला गैस इक्वेशन लगाता हूँ वो भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर का फॉर्मूला बनाया वो भी लगा सकता हूँ। चूंकि आरएमएस वेलोसिटी तक मुझे जाना नहीं है तो मैं यही फॉर्मूला लगा दूं तो कैसा रहे, PV इज इक्वल टू NRT। मैं यही वाला फॉर्मूला लगा के ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी वगैरह तक नहीं जाना है। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहेगा, तो P जो है वो डिपेंड कर रहा है N/V पर, है ना। तो इसलिए P'/P इज इक्वल टू N/V' अपॉन N/V, ठीक है। अच्छा, मोलिक्यूल्स जिस रेशो में होंगे उसी रेशो में नंबर ऑफ कहना चाहिए क्या होगा, बल्कि मैं चूंकि मोलिक्यूल्स का काम था इसीलिए मैंने बोला है बच्चों कि आप हमेशा वो फॉर्मूला लगाया करिए जिस फॉर्मूले का काम मोलिक्यूल का काम है यहाँ पर। तो आप सीधे सीधे ये लगा दीजिए PV इज इक्वल टू NKT, जिससे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का काम करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट K कांस्टेंट, यानी वही चीज़ रहेगी P इज प्रोपोर्शनल टू N/V, ओके, N/V। तो यानी P'/P इज इक्वल टू हो जाएगा N/V' फाइनल बाय N/V इनिशियल। तो बाद वाला जो है उसमें मोलिक्यूल्स हैं आपके 2n, है ना। अब जो उसने दिया है वो रखते जाते हैं, 2n अपन कैपिटल नहीं ले चुके सॉरी, है ना। तो 2n बाद वाले मोलिक्यूल्स में, उसका वॉल्यूम था V/2 अपॉन ये आपका ये वाला जो था उसमें N/V था, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4/1 आ जाएगा, इसलिए P' जो होगा वो होगा 4P, ठीक है। तो आंसर होगा आपका C, ऑप्शन C आपका सही है। आप इसको 1/3 ρc स्क्वायर से करते ना वो वाले फॉर्मूले से तो भी यही आता, मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें स्पीड का कहीं जिक्र नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने नहीं चाहा कि मैं उस फॉर्मूले पे काम करूं। मैक्रोस्कोपिक वाला फॉर्मूला जो है वहीं से आ जाएगा, उधर से करोगे तो भी आ जाएगा, ओके। चलिए अगला एग्जांपल है, एट अ प्रेशर ऑफ दिस, एक प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम आपको दिया है 20 ग्राम ऑक्सीजन का 10 लीटर्स, है ना। द आरएमएस वेलोसिटी विल बी, यानी प्रेशर आपको दिया है 24 × 10⁵ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये CGS सिस्टम में है तो इसको पहले तो आप सारा काम SI में चल रहा है तो उसको आप SI में बदल दीजिए। तो 24 × 10⁵, 1 डायन जो होता है वो 10⁻⁵ न्यूटन होता है और सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, उसका स्क्वायर करेंगे आप तो अल्टीमेटली हो जाएगा 24 × 10⁵, ऊपर -5 नीचे -4, तो 10⁻1 बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर आपने बदल दिया, ये हो गया आपका 24 × 10⁴,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए प्रेशर ऐसा ही सिस्टम में बना लिया आपने ना। वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑक्सीजन, यानी ये गिवन मास है, गिवन मास आपको दिया है 20 ग्राम, है ना, कोई मोलार मास नहीं है या मोलिकुलर मास नहीं, गिवन मास है ये 20 ग्राम, और वॉल्यूम दिया है 10 लीटर्स। वॉल्यूम आपको 10 लीटर्स दिया हुआ, लीटर को भी मीटर क्यूब में बदल दो तो 10 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है। तो ये हो गया आपका 10⁻² क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम भी हो गया। अब आपको चाहिए आरएमएस वेलोसिटी, यानी सी बार आपको चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो कंप्लीट फॉर्मूला मांग रहा है, ये सवाल आपका कंप्लीट फॉर्मूला मांग रहा है। तो कंप्लीट फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू 1/3 एम गिवन बाय वॉल्यूम इंटू सी बार, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, तो अब रख दीजिए यहाँ से, तो आरएमएस वेलोसिटी आ जाएगी सी बार इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 3PV/m गिवन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो √3 इंटू P 24 10⁻⁴, है ना, 3P, V है आपका 10⁻², 3V। मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम, उसको केजी में बदलिए, इसको केजी में बदलिए, 20 10⁻³ किलोग्राम, सब ऐसा ही सिस्टम में होना चाहिए, है ना, 20 10⁻³ किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये 1 0 ये कैंसिल और -3 है तो -2 बचा, -2 आपका ये -2 से कैंसिल हो गया। अब हो गया आपका 24 3 72 72/2 36 का रूट हो जाएगा 6 और 10⁻² का रूट हो जाएगा -4 का -2, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड, 0.06 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है ना, सॉरी +4 था बच्चों, है ना, ये ध्यान रखो, देखो ये +4 था, ये +4 था, तो ये +4 था, तो +4 के कारण ये हो जाएगा +2, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इतना है, व्हेन द टेम्परेचर इज दिस एंड प्रेशर इज दिस, द आरएमएस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड विल बी। तो जैसे ही आरएमएस वेलोसिटी का ऐसा न्यूमेरिकल देखो आप, तो आप सबसे पहले प्रेशर को, आरएमएस वेलोसिटी के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, प्रेशर को ऐसे हटा दिया करना, ये प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं, प्रेशर का आरएमएस वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, हम दिखा चुके हैं आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे। तो अब आपका सिर्फ यहाँ गैस तो वही है, इसका मोलार मास तो वही है, तो आपका काम होगा सी बार इज प्रोपोर्शनल टू √T, बस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। तो पहली वाली आरएमएस वेलोसिटी आपकी कितनी है 200, बाद वाली आपको चाहिए, पहले वाला टेम्परेचर आपका है कितना 27 यानी 300, बाद वाला टेम्परेचर है आपका 127 यानी 400, तो ये आ जाएगा सी बार डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 200 √4/3, है ना, या 2/√3, इट इज 2, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, नीचे √3 बन जाएगा, 400/√3, 400/√3, 400/√3। यस, देयर इज ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में प्रेशर का कोई इफेक्ट आरएमएस वेलोसिटी पे नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है, द स्पीड्स ऑफ 5 मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स आर एज फॉलोज। ये द रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको चाहिए, तो आपको मालूम है कि आरएमएस स्पीड VRMS या सी बार इज इक्वल टू √, एक वेलोसिटी का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये किया और कितने थे 5 थे, 5 का डिवाइड, ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ये हो गया 30। अब ये हो गया 16 और ये 9, 16 और 9 25, 25 और ये 25 50, ये इतना अमाउंट 50 हो गया, और 36 + 4 ये 40 हो गया, 50 + 40 90 हो गया, तो 90/5 ये हो जाएगा आपका √18, और √18 का मतलब 16 से ज़्यादा है, तो दिस विल कम आउट स्लाइटली ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4.24 वाले ऑप्शन को अपन टिक कर सकते हैं, है ना। तो आपका मीटर पर सेकंड में आर्बिट्रेरी यूनिट्स में है, तो मीटर पर सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो जो उसका यूनिट चल रहा था उसी यूनिट में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला एग्जांपल है, द आरएमएस स्पीड ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ वेसल इज दिस,
half of the gas leaks out at constant temperature, the RMS speed of the remaining molecules in meter per second will be. तो एक बर्तन में भरी हुई गैस थी और उसमें से लीक कर गई, आधी गैस निकल गई है ना, ये बोला गया है। हाफ ऑफ द गैस लीक्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? RMS वेलोसिटी, अच्छा टेम्परेचर का जिक्र है, क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। तो अपन का अपने पास RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो है रूट ऑफ 3, चाहे KT बाय एम लगा दीजिए आप या 3RT बाय एम लगा दीजिए, 3RT बाय एम, कैपिटल M है ना, ये लगा दिया। अब ये देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा हुआ है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, और गैस भले ही आधी निकल गई है लेकिन जो आधी बची हुई है उसका मोलार मास तो वही रहेगा ना। यानी ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन भले ही कम हो गई है लेकिन उसका मोलार मास तो 32 ग्राम ही रहेगा, तो मोलार मास भी कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि RMS वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड हैं। तो RMS वेलोसिटी आपकी पहले थी 400, तो अभी भी 400 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ओके, अगला एग्जांपल है, इफ द रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1/16, देन अंडर कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ देयर RMS, प्रेशर कांस्टेंट है और डेंसिटी की बात हो रही है, तो आपको RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला जो लगाना है वो ये वाला लगाना है। यानी RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको जो पहला फॉर्मूला बताया था वो क्या था? RMS वेलोसिटी का रूट ऑफ 3p/ρ, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन डेंसिटी आपको आपकी दो अलग अलग गैसेस की अलग अलग दी हुई है, तो आपका फॉर्मूला बना C बार इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ρ, है ना। अब C बार ऑफ हाइड्रोजन है ना बाय C बार ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ नीचे हाइड्रोजन की डेंसिटी रखना, हाइड्रोजन की डेंसिटी, अच्छा रेशो दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डेंसिटी का रेशो 1/16 दिया, तो 1/16 यहीं रख दो हाइड्रोजन की जगह पे। ओके, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा, 4:1 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा RMS वेलोसिटी का 4:1। सो योर आंसर इज आंसर 1। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, अ क्यूबिकल बॉक्स विथ पोरस वॉल्स containing an equal number of oxygen and hydrogen molecules is placed in a large evacuated chamber, यानी एक बर्तन है जिसमें आपका हाइड्रोजन भी है और इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, और ये एक चैम्बर है जिस चैम्बर के अंदर रखा हुआ है और इसमें वैक्यूम था इनिशियली। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि इसकी वॉल्स पोरस थी तो यहाँ से ये गैस के मोलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, है ना, बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये जो टेम्परेचर चैम्बर है, ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर T पे मेंटेन्ड है, तो अब बाहर अगर हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स आते हैं, यानी पोरस वॉल्स के कारण हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स आए, है ना, और ऑक्सीजन के भी मोलिक्यूल्स आए, ये ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, तो ये सब मोलिक्यूल्स आए, लेकिन अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये मोलिक्यूल्स हैं कितने टेम्परेचर पे? T के टेम्परेचर पे हैं, है ना, तो टेम्परेचर तो आपका सेम हो गया रहेगा क्योंकि चैम्बर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर आपको चाहिए RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो RMS वेलोसिटी का, तो C बार ऑफ ऑक्सीजन बाय C बार ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगाएंगे? C बार इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M, मोलार मास, सिर्फ मोलार मास डिफरेंस वाला केस लगाएंगे क्योंकि टेम्परेचर तो जो चैम्बर का है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो जो अंडर रूट 3RT बाय M में आता है तो 3RT कांस्टेंट रहेगा और M सिर्फ वेरिएबल रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ M, ऑक्सीजन वाला मोलार मास आप यहाँ लिखें 32 और हाइड्रोजन वाला मोलार मास यहाँ लिखें यानी 2, तो 1/16 हो जाएगा, दैट इज 1/4। तो ऑप्शन होगा इसका, आपका आंसर होगा आंसर बी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ग्राफ्स इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ग्राफ बताना है ना, ध्यान रहे, इनकरेक्ट। ओके, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू VRMS और टेम्परेचर, तो VRMS जो होती है वो अंडर रूट T के प्रोपोर्शन होती है, इसलिए VRMS जो है का स्क्वायर जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है, तो इसके और इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है ना, ये वाला आपका फॉल्स है। ओके, क्योंकि VRMS का स्क्वायर जो है वो T के प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, ये गलत। ओके, आगे चेक कर लेते हैं मीन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। तो आपको पता है कि मीन काइनेटिक एनर्जी जो है, चाहे पर मोलिक्यूल बोलो चाहे पर मोल बोलो, यानी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये भी ट्रू है ना। मीन काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, क्योंकि मीन काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो पर मोल बात करता हूँ तो 3/2 RT होती है
है ना। तो मीन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर को इधर ले आएंगे तो ये एक चीज़ बन जाएगी मीन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये 3/2 R बन जाएगा और ये कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो y एक्सिस में अगर आपने ये चीज़ को दिखाया हुआ है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा जैसे कि y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये भी ट्रू है। तो फॉल्स आपको मिला ओनली ऑप्शन ए। तो आंसर ए आपका सही है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ क्लोज वेसल of volume 1 liter is 5 atmosphere. The total kinetic energy of gas molecules is. तो याद करिए काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का में रिलेशनशिप क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, ये होता है 3/2 PV। ओके, पहला फॉर्मूला जो आपने काइनेटिक एनर्जी का बनाया था दैट वाज 3/2 PV। तो रख दीजिए अब इसमें 3/2। प्रेशर आपको दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर। 5 एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर यानी 10⁻³ क्यूबिक मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका ये हो गया कितना जूल में लाना है। तो 5 - 3 2 आ जाएगा। 5 3 15/2 इंटू 1.013 इंटू 100, है ना। तो आपका यहाँ से 7.5 बन रहा है, यानी इन दोनों का इंटू करेंगे तो 750 बन जाएगा, यानी 750 इंटू 1.013 यानी 750 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, यानी हम कह सकते हैं 760 जूल। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला एग्जाम्पल है द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज दिस, द प्रेशर ऑफ गैस विल बी। तो प्रेशर की डेफिनेशन आपको याद कराई थी मैंने 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद करिए, सीधे याद होना चाहिए बच्चों ये सब। तो प्रेशर आपको पूछा है तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 9 आपको दिए, और ऐसा ही सिस्टम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी कलाकारी अपने से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो तो 6 पास्कल भी बोल सकते हो, है ना। एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा, यानी ये फॉल्स है। बार नहीं चलेगा क्योंकि बैरोमीटर 1 बार इज इक्वल टू 760 mm होता है, यानी वही 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल चल जाएगा, यानी ये ट्रू है ना। ये भी टॉर गलत है क्योंकि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है ना। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एन आइडल गैस इज initially at 0 degree Celsius in a closed vessel. If at T1 degree Celsius its VRMS becomes 2 times and at T2 its mean kinetic energy becomes 4 times, then T1 T2. Okay, तो पहले RMS वेलोसिटी की बात करते हैं। RMS वेलोसिटी जो है वो रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो आपसे बोला गया कि T1 डिग्री सेल्सियस पर तो उस जो RMS वेलोसिटी है वो डबल हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि C बार बाय C बार डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। पहले वाला टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273, और पहले वाला जो पहले वाले जो RMS वेलोसिटी के केस में टेम्परेचर दिया, जिस टेम्परेचर पे RMS वेलोसिटी डबल हो रही है वो T1 दिया हुआ है। तो इट इज T1 + 273, है ना, T1 + 273, ठीक है। और ये C डैश जो दिया है ये आपका ये C, अगर ये C है तो ये 2C है ना। तो क्योंकि C बार डबल हो रही है, आपकी RMS वेलोसिटी डबल हो रही है, तो इनिशियल को C ले लिया, बाद वाले को 2C ले लिया। तो कैंसिलेशन के बाद ये हो गया 2, स्क्वायर करो, T1 निकालना है। तो स्क्वायर करके काम करेंगे तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का इंटू 273 में जाएगा तो 1092 हो जाएगा। T1 इज इक्वल हो जाएगा 1092 माइनस 273 दैट इज 819 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है मीन काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, अंडर रूट इसमें नहीं आता, है ना। तो इसमें हो जाएगा कि KE/KE डैश इज इक्वल टू T/T डैश। अब पहले वाला टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस 273, और पहले वाली काइनेटिक एनर्जी आपने KE मान लिया। बाद वाला टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस बोला है, तो डिग्री सेल्सियस मतलब T2 + 273 केल्विन, और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी की डबल है, ठीक है। तो ये ऐसा कर दिया आपने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का इंटू इसमें होगा दैट
काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स लेना है, तो यहाँ पर 4 है, ये 4 है, ठीक है, ये यहाँ पर 4 लेना है आपको। ये आपका हो गया 4, ओके। तो 4 इंटू वंस अगेन T2 सॉल्व करोगे तो वंस अगेन 4 का इंटू इसमें होगा तो 1092 आ जाएगा, और फिर -273 करोगे तो यहाँ से भी 819 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का डबल आरएमएस स्पीड किस टेम्परेचर पे होती है बोलना, 819 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर की जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है वो डबल होती है, वो भी 819 यहाँ पर सॉरी 4 टाइम्स होती है, वो भी 819 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका आंसर होगा T1 T2 दोनों 819, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अगला एग्जांपल है, अ क्लोज वेसल हैज 16 ग्राम हीलियम, है ना, एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, द रेशियो इन देयर आरएमएस वेलोसिटी, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वगैरह वगैरह। तो आप सबसे पहले मोल्स देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन ऑफ हीलियम, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 16 गिवन मास, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास यानी m गिवन अपॉन मोलार मास, ओके। तो हीलियम का गिवन मास है आपका 16 ग्राम और मोलार मास है इसका 4 ग्राम, है ना, मोलार मास मोलिकुलर वेट, इट इज इक्वल टू 4। और n ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है गिवन मास है आपका 16 ग्राम और मोलार मास है आपका 32, यानी इसके मोल्स हैं आपके 1/2। तो यानी मोल्स की अगर रेशो की बात करें n ऑफ हीलियम बाय n ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका 4/1/2 दैट इज 8:1, ये आपका मोल्स का रेशो है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। आरएमएस वेलोसिटी का रेशो आपको दिया हुआ है 1:2√2, और एक बर्तन में ही है दोनों, यानी एक ही बर्तन में हीलियम भी है और ऑक्सीजन भी है, ओके। तो टेम्परेचर तो सेम ही होगा, है ना, टेम्परेचर तो सेम होगा। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, पहले ऑप्शन को चेक करने चलता हूं, तो आरएमएस वेलोसिटी होती है √3 RT/m, है ना, यानी ये मोलार मास पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि C बार ऑफ हीलियम बाय C बार ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये 3RT तो कांस्टेंट हो गया, है ना, मोलार मास, सिर्फ ये मोलार मास का डिपेंडेंस, तो रूट ऑफ हीलियम का यानी 4 और ऑक्सीजन का आपको यहाँ ऊपर रखना है 32, दैट इज रूट ऑफ 8:1, रूट ऑफ 8:1 दैट इज 2√2:1, यानी ये आपका हो जाएगा, ये गलत है, ये 1:2√2 दिया है, जबकि आंसर आ रहा है, रेशो आ रहा है आपका 2√2:1, यानी ये आपका फॉल्स है, टिक नहीं लगाना, ये आपको क्या बोलना है, ये फॉल्स है। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर सेम है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक मीन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों सेम होना चाहिए, 1:1 में होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है, 1:4 दिया हुआ है। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मोल्स पर और टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर तो आपका सेम है ना, लेकिन मोल्स तो डिफरेंट है, तो जो मोल का रेशियो है वो 8:1 है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो 8:1 में आएगी, है ना, टोटल, यानी ये आपका ट्रू दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोल्स के कारण 8:1 में आएगी। पार्शियल प्रेशर दोनों का एक ही बर्तन में भरी हुई है, तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट जो आपको लेक्चर 1 में सिखाया था, तो पार्शियल प्रेशर जो हमेशा वो है मोल्स के रेशो में होता है, तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, मोल्स के रेशो में होगा, तो मोल्स का रेशो 8:1 है और पार्शियल प्रेशर आपको 1:8 बोल रहा है, तो यानी ये भी फॉल्स है। तो सही स्टेटमेंट इसमें जो है आपका वो सिर्फ सी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर?